हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश का फुल सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं। फिर चाहे इसमें वो अनसीन पैसेज हो, लेटर राइटिंग हो, एनालिटिकल पैराग्राफ हो, ग्रामर वाला पोर्शन हो, लिटरेचर वाला पोर्शन हो, सारा का सारा एक ही वीडियो के अंदर हम लोग रिवाइज कर देंगे। मान लो कि आपको बस एक ही टॉपिक पढ़ना है कि भैया मुझे तो एरर और करेक्शन के क्वेश्चन सिखा दो, मेरे को इसमें डाउट है, तो आपको नीचे टाइम लैप्स मिल जाएगा कि भाई एरर और करेक्शन इस टाइम के ऊपर पढ़ा रखा है, उसको पढ़ के उसके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा और एक ही वीडियो में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो ये भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है जिसके अंदर की टाइम भी कम लग रहा है और आपके सारे टॉपिक एक बारी में ही कवर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से लाइक हो जाना चाहिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहे और 80 आउट ऑफ 80 के लिए तैयार हो जाना इंग्लिश के अंदर, क्योंकि भाई इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप ये देख लोगे कि आंसर कहां पर मिलेगा आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस, टाइटल वाले क्वेश्चंस, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं अनसीन पैसेज के अंदर, आप इसके बाद में बड़े ही आसानी से अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इनको फॉलो किया तो 20 आउट ऑफ 20 आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अनसीन पैसेज का इस वीडियो के बाद में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं अनसीन पैसेज को करते हुए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट देना है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस तुम्हें मिलती रहे। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमें ना पैराग्राफ को निपटना आ जाती है। जैसे हम लोग पेपर खोलते हैं, पैराग्राफ दिखता है, हम उसको पढ़ने लग जाते हैं, नहीं, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे ना तो हमारे दिमाग के अंदर रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है। फिर जब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये जो पैराग्राफ फर्स्ट है इसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं है। अगर होगा तो हम हाथों हाथ उसका आंसर दे देंगे, इससे आपका टाइम सेव होगा। फिर इसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको है ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को इस तरीके से हाईलाइट कर देना है क्वेश्चंस के अंदर। जब आप उसे हाईलाइट कर दोगे ना तो जब पैराग्राफ रीड करोगे ना तो आप उसके अंदर वहां पे फाइंड आउट कर पाओगे कि भाई इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड्स रहेंगे जो कि डायरेक्टली आपको उसके अंदर मिल जाएंगे और वहीं पर ही उसका आंसर छुपा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आप ना अंडरलाइन कर लेना, जब भी आप पढ़ो ना उसे तो उसको अंडरलाइन कर लेना। आपको टीचर्स इसमें मना नहीं करते, आराम से आप उसके अंदर अंडरलाइन कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको पैराग्राफ को रीड करना है, अपना दिमाग यहां पर यूज में नहीं लेना है। अगर पैराग्राफ के अंदर ये कहा जा रहा है कि रोनाल्डो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, आप जानते हो कि फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, वो बास्केटबॉल प्लेयर है, तो वही है। आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसा पैराग्राफ बोल रहा है हमें वैसा ही यूज में करना है, उसके अलावा हमें हमारा दिमाग यहां पे नहीं लगाना है। एंड फिर इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ स्टेप, जो कि है कि आप लोगों को कोई भी अगर डिफिकल्ट वर्ड मिल रहा है ना तो उसे छोड़ दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सेंटेंस है हमारा यह है कि ही इज एन अनब्लेमिश्ड स्टूडेंट। अब अनब्लेमिश्ड वर्ड आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता, तो आप इसका सिंपल सा हिंदी के अंदर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या बोलोगे कि वो जो स्टूडेंट है वो है अनब्लेमिश्ड, क्योंकि हमें इसका मतलब नहीं पता है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये बात याद रखना कि पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, जानबूझकर ऐसे डिफिकल्ट वर्ड डाले जाएंगे जिससे कि आप कंफ्यूज हो और आप डर जाओ। तो आपको इनसे डरना नहीं है, सिंपल सा अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको एज इट इज यूज में ले लो। और यहां पर आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज में लेना है। अब ये कॉमन सेंस कैसे यूज में लेना है, सिंपल से देखो, जब आप इसको रीड करोगे, पूरी लाइन को रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इस शब्द का मतलब निकाल सकते हो। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। अनब्लेमिश्ड का मतलब होता है कि किसी का अगर अच्छा कैरेक्टर है ना तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक अच्छा सिंसियर स्टूडेंट है, ऑनेस्ट स्टूडेंट है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो एक अनब्लेमिश्ड स्टूडेंट है। ठीक है, समझो। तो अब ये पैराग्राफ के अंदर आप इसे आसानी से, जैसे कि पूरा वर्ड आप जब इसकी सेंटेंस रीड करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन है। इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इनको करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी भी वर्ड को पढ़ोगे ना, जैसे कि अगर ऑपोजिट है तो मतलब आपको उसका नेगेटिव बताना है, और अगर सिनोनिम है तो उसके जैसा ही आपको बताना है। ठीक है, तो अब है ना, जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ते हो ना तो आपको पता लगेगा कि यार ये पॉजिटिव वर्ड है या फिर ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। जो भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को देख करके उसे बता सकते हैं। इनको करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में आपको आंसर्स कहां पे मिलेंगे, तो भैया जो आंसर्स हैं बहुत ही सिंपल होता है कि जब भी आप है ना क्वेश्चंस को रीड करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो पैराग्राफ 1 या फिर पैराग्राफ 2 से होगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपका जैसे कि 5th क्वेश्चन है तो चांसेस ये हैं कि वो आपके पैराग्राफ 4 या फिर पैराग्राफ 5 में होगा। तो मतलब ये मान के चलो कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में मिलेंगे और जो एंडिंग वाले क्वेश्चंस है वो आपको एंडिंग वाले पैराग्राफ में मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको अपने एग्जाम के अंदर ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ के आना। आपको ये याद रखो कि 40 क्वेश्चन है तो आपको 40 के 40 क्वेश्चन करके आने हैं। चाहे आप उसके अंदर कुछ भी लिख करके आना, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी लिख के आना, टीचर ज्यादा से ज्यादा आपको आधा नंबर तो देगा, वो भी आपके इंप्रूव होंगे। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, चाहे से आपको नहीं आ रहा हो। और फिर इसके बाद में कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी है। जैसे कि सबसे पहली गलती जो कि हम लोग करते हैं, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से लिख देंगे कि फर्स्ट वाले का आंसर है ए, सेकंड वाले का आंसर है सी। इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको उसके अंदर पूरा उसका ऑप्शन को लिखना होगा कि उस ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें 1-2 मिनट आपकी ज्यादा लगेंगे, लेकिन यहां पर आप सेफ हो जाओगे और आपको आसानी से इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और एक प्रेजेंटेशन के लिए भी एक अच्छी टेक्निक रहती है। और फिर इसके बाद में जो हमारी अगली है वो ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप क्वेश्चंस रीड करो तो आपको सबसे पहले टाइटल और जो सिनोनिम वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले नहीं पढ़ना है, उनको आप बाद में
पढ़ोगे, जब आप पैराग्राफ को रीड कर लोगे, देन फिर आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, टाइटल वगैरह वाले क्वेश्चंस को। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे अनसीन पैसेज में। मेनली यहां पर आपसे 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा वर्ड मीनिंग वाला। अब वर्ड मीनिंग के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि आप उसका सिनोनिम बता दो, दूसरा होता है कि आप उसका ऑपोजिट बता दो, और तीसरा होता है कि उसके जैसा आपको सिमिलर उसी पैराग्राफ में ढूंढ के निकालना है। बस ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि इससे पूछे जाते हैं। फिर सेकंड आता है फिलअप क्वेश्चंस वाले, फिर थर्ड आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले आते हैं, जो कि 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और फिर जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे पास में ट्रू फॉल्स आ गए और क्वेश्चन विद लाइंस हो गए। जैसे कि इसके अंदर ये 5th वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर ये पैसेज के अंदर क्या मीनिंग रखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मेनली इससे पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग इन ट्रिक्स की हेल्प से इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कितने आंसर्स इससे सही होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले स्टेप था, याद करो, वो ये था कि आपको पैराग्राफ को सबसे पहले रीड नहीं करना है, आपको रीड करने इसके क्वेश्चंस को। तो हम लोग पहले इसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं और आपको इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को मेरे साथ में आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि किसका क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, कि पैसेज है किस बारे में, किसके बारे में हम लोग इसमें बात करें। मतलब एक तरीके से आपसे टाइटल पूछा गया कि आप एक समरी बताओ कि किस बारे में। देन फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच सेंटेंस डज द ऑथर एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी अबाउट द यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें हमें करने हैं कीवर्ड मार्क करने। हम ये कीवर्ड यहां पर मार्क करेंगे और इन कीवर्ड्स को हम लोग हमारे पैराग्राफ के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो यहां पर ये जो कीवर्ड क्या रहेगा वो ये रहेगा टेक्नोलॉजीज इन ट्रेनिंग, ये कीवर्ड रहेगा, और अनसर्टेनिटी जिसको कि हम लोग पैसेज के अंदर फाइंड करेंगे। अब इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी है जिसको कि आप रीड करो, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस को रीड, मतलब पैराग्राफ को रीड करते हैं। तो अब ये जो हमारा पैराग्राफ है वो इस तरीके से है कि द इन्वेंशन ऑफ द सेफ्टी बाइसाइकिल इन द लेट 19th सेंचुरी ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड ऑफ साइकिलिंग। ठीक है, तो इतने समय समझ में आ गया कि भैया ये जो पैसेज है किसके बारे में है, साइकिलिंग के बारे में है। अब हम थोड़ा सा और रीड करते हैं। व्हाइल अर्ली वर्जन्स ऑफ बाइसाइकिल हैड बीन इन यूरोप सिंस द 17th सेंचुरी, इट वाज द सेफ्टी बाइसाइकिल विद द लाइट वेट हॉलो स्टील फ्रेम, इक्वल साइज व्हील्स दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द साइकिलिंग एक्सपीरियंस। तो हमें इससे मोटा-मोटा आइडिया हो गया कि ये जो पूरा पैराग्राफ है साइकिलिंग के बारे में है और ये है कि किस तरीके से साइकिलिंग इवॉल्व हुई थी। इतने से हमें ये समझ में आया। लेकिन जब आप इसके पैराग्राफ नंबर 2 में जाओगे तो आपको कुछ और चीजें समझ में आएंगी, ध्यान से देखना। और इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग है ना अभी रुको और रोको इसे, और उसको पैसेज को मैं आपको दिखा दूंगा। उसको रीड करके आप लोग मेरे को इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही होता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है इसका। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप इसके बाद में किसी भी टाइटल के अंदर नहीं अटकने वाले हो, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो जल्दी से रोको, कमेंट करके बताओ कि एबीसीडी में से कौन सा इसका आंसर रहेगा। कर दिया कमेंट, अगर नहीं किया है तो आंसर चाहिए मेरे को हर एक स्टूडेंट से। गलत करो पर आंसर जरूर से बताना आपको, मेरे को गलत होगा ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग इसका जो ऑप्शन है उसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पैसेज को रीड करेंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो ये है कि हाउ डिड द एडवांसमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स साइंस इंपैक्ट द फैशन इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा लग रहा है कि गलत है, क्योंकि इसके बारे में फैशन के बारे में इसमें बात ही नहीं करी गई है। तो हमारे जो सबसे पहला ऑप्शन है ये ए ऑप्शन यहां पर गलत होता है। देन फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये आता है कि व्हाट वर द प्राइमरी सोसाइटल चेंजेस अबाउट द राइज ऑफ बाइसाइकिल। तो यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर रहेगा बी। अब ये बी ऑप्शन इसका आंसर क्यों रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मिलेगा आपको इसके पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। तो इसके पैराग्राफ 2 में हमसे कहा गया है कि दिस रिजल्टेड इन द इनहेंस्ड मोबिलिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, अलाउिंग देम टू एक्सप्लोर द कंट्री साइड फ्रीली एंड ट्रेवल देम बिटवीन द टाउन्स। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है ना कि साइकिलिंग से किस तरीके से सोसाइटल चेंजेस आए थे हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में है ये पैसेज। ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। और फिर इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो ये है कि इन विच सेंटेंस डज द ऑथर एक्सप्रेस द अनसर्टेनिटी अबाउट टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर कहा गया है कि आप पैराग्राफ 4 के अंदर देखो। तो हम पैराग्राफ 4 को रीड करते हैं। तो पैराग्राफ 4 के अंदर हमसे कहा गया है कि टुडे एडवांस इन द टेक्नोलॉजी, वेरिएबल्स एंड कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द स्पोर्ट्स साइंस, पर्टिकुलरली इन द एंड्योरेंस स्पोर्ट्स लाइक साइक्लिंग। Cyclists now can gather the vast amount of the data simply by using the mobile apps to track their activities, and this data not only encompasses the exercise details like its volume or intensity, but also external factors like the impact of the weather on the physiology response for the athletics. Furthermore, technology has made it very easy to monitor the performance, influencing the data outside. सिंपल सा इसके अंदर आपको ये पता लग रहा है कि ये जो पैसेज है इसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में बात करी गई। यहाँ पर कोई भी ऑथर की अनसर्टेनिटी है, सिंपल सी हमारी एक इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग इसके पैराग्राफ 5 को भी देख लेते हैं। पैराग्राफ 5 की जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो ये है कि however just because we have able to monitor so much information doesn't mean that it is useful for improving the sports performance of our athletics। तो अब आप जब इसको रीड करोगे तो इसका सेंटेंस आप ध्यान से देखो। इसका सेंटेंस क्या है? इसका सेंटेंस ये है कि जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू मॉनिटर सो मच इंफॉर्मेशन डज नॉट मीन, ये वाला जो पॉइंट है हमारा डज नॉट मीन, ये सिंपल सा लग रहा है कि भाई इससे ऑथर खुश नहीं है, ऑथर इससे सेटिस्फाइड नहीं है, कितनी ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर रहने वाला है इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए रहेगा क्योंकि जस्ट बिकॉज वी कैन मॉनिटर सो मच इंफॉर्मेशन डजंट मीन इट इज यूजफुल। आप ऑप्शन देख के भी बता सकते थे और आपको मैंने इसको अच्छे से रीड करके भी बता दिया है पूरा 5 पैराग्राफ को। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की
तरफ जो कि है हमारा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर कहा गया कि कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली बाय प्रोवाइडिंग द 2 डिस्टिंक्ट रीजन इन द ब्लैंक बिलो, कि आपको 2 रीजन देने हैं, अपने मन से देना है। इसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है आपको पैराग्राफ से नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना, पैराग्राफ के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, आप इसको समझ के इसको अपने कॉमन सेंस को यूज में लेकर के आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, वो ये है कि इट कैन बी सेड द वर्ल्ड ऑफ साइकिलिंग हैज बीन अ मैसिव चेंजेस बिकॉज, भैया उसके अंदर मैसिव चेंजेस क्यों हुए हैं, तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, इसका जो हमें मिलेगा वो यहां पर मिलेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इट रिवोल्यूशनाइज द साइकिलिंग एक्सपीरियंस, मतलब भैया कहने का ये है कि हम लोगों का ये जो साइकिलिंग एक्सपीरियंस है ये पूरे तरीके से चेंज हो गया है। प्राइमरीली हम लोग क्या यूज में लेते थे, स्टील साइकिल्स को यूज में लेते थे, हॉलो स्टील फ्रेम्स को, जिसके बाद में कि हम लोगों ने इसको एडवांस साइकिलिंग के अंदर लेकर के गए हैं, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना होगा। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जितना भी मैंने जो पैसेज आपको एक्सप्लेन करना ना, ये हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, लेकिन अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया और सीख लिया तो आप आसानी से किसी भी पैसेज को कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि विच ऑफ दिस अपोजिट टू द इनवैलिड, इनवैलिड का अपोजिट कौन सा रहेगा पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर। अब इसके बाद में पैराग्राफ 5 के अंदर देखोगे तो इनवैलिड कहां पर यूज में लिया गया है, लास्ट लाइन के अंदर, हाउएवर अ स्टडी लेटर शोड इट इज एन द इनवैलिड डिवाइसेस फॉर मेजरिंग वन टेंपरेचर। अब यहां पर इनवैलिड का मतलब क्या रहेगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनवैलिड का मतलब यहां पर रहेगा वो ये है कि एक्यूरेट नहीं है, क्या है, एक्यूरेट नहीं है। वो टेंपरेचर के बारे में बात करी जा रही है, तो यहां पर एक्यूरेसी की बात करी जा रही है कि वो किसी का टेंपरेचर एक्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता, इसीलिए वो इनवैलिड है। तो यहां पर इसका अपोजिट पूछा है, हमेशा बात याद रखना एग्जाम के अंदर जब भी आपसे बोला जाए कि अपोजिट हो या सिनोनिम हो तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना ताकि आपसे उसमें गलती ना हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास में रहेगा एक्यूरेट, इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि नॉट करेक्ट है, हम इसका एक्यूरेट की बात करें। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल सा वही क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बाइसाइकिल्स कैन बी सीन अ सिंबल ऑफ एन एम्पावरमेंट बिकॉज, कि बाइसाइकिल एक सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग पैराग्राफ 2 के अंदर देख चुके थे, आप ध्यान से जब स्टडी करोगे, दिस रिजल्ट इन द इनहेंस मोबिलिटी ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। अब इस पैराग्राफ 2 को ध्यान से देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि बाइसाइकिल्स सिंबलाइज द फ्रीडम पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स, ग्रांटिंग देम फॉर द सेल्फ रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन एंड द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रिएशन एक्टिविटीज लाइक बाइसाइकिल रेसिंग। तो हमारा आंसर यहां से लेकर के यहां तक रहने वाला है, ठीक है, आप समझ गए। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, यहां से लेकर के अब ये जो हमने स्टडी करा है ये आपके इसके अंदर आंसर रहेगा, क्योंकि यहां से क्या होता था कि वुमेन्स जो रिवोल्यूशनाइज इस तरीके से हुई थी कि वो आसानी से फ्रीडम था उनको कि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकती थी, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कहा गया है कि आप लोग क्या हो, एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हो, जैसे कि बोला गया है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें बताइए जो कि आप इंक्लूड करना चाहते हो आप अपने मन से। तो आपको इसके अंदर आंसर में लिखना है कि भैया मैं यहां पर है ना जीपीएस ट्रैकर को इंस्टॉल करना चाहता हूं। अब जीपीएस ट्रैकर को इंस्टॉल इसलिए करना चाहता हूं ताकि वो इजीली नेविगेट कर पाए, सेकंड वो ये है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक किया जाए, और तीसरा ये है कि वो जो अपने फेलो साइकिलिस्ट हैं उनसे कनेक्टेड रहे, वो रास्ता ना भूले। ये इसका आंसर रहेगा आपके पास में। एंड अब इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है आप लोगों के लिए, आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। तो सिंपल से इसके अंदर करना क्या है, आपको सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि साइक्लिस्ट वर एबल टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ मैप। सेकंड में ये है कि साइक्लिस्ट बिकेम द इन्फ्लुएंसर एंड कैंपिंग फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया साइक्लिस्ट जो थे सबसे पहले के अंदर कहा गया कि उनकी वजह से एक्यूरेसी ऑफ मैप इंप्रूव हुई। सेकंड ये है कि साइक्लिस्ट एक ऐसा रीजन थे जिसकी वजह से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। तो मैं ही आप लोगों को इसका आंसर कर देता हूं, इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है डी ऑप्शन, जिसके अंदर की ये है कि सेकंड इज द कॉज ऑफ वन, क्योंकि जो साइक्लिस्ट थे उन्हीं की वजह से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना। जब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक अच्छी एक्यूरेसी ऑफ मैप उनको मिल लेटर राइटिंग को, तो उसी के साथ में जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सिलेबस में कौन से लेटर, सबसे पहले आपके पास में लेटर टू एडिटर, फिर लेटर ऑफ कंप्लेंट, फिर लेटर ऑफ इंक्वायरी और फिर लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ये 4 हैं जो कि आपके सिलेबस में है, और उसी के साथ में आपके एग्जाम के अंदर जो ये लेटर है वो रहता है 5 मार्क्स का रहता है। अब इसमें मेनली गलती कहां पर होती है, मार्क्स कहां पर काटते हैं, तो सबसे पहले जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो एक स्पेलिंग मिस्टेक का यहां पर एग्जामिनर हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट कर लेगा, तो इसलिए ध्यान रहे कि इसमें आपको वही वर्ड्स यूज में लेना है जो कि आपको पता हो, जिनके कि आपको करेक्ट स्पेलिंग आती हो। अगर एक स्पेलिंग एरर हो गया तो आपके यहां पर हाफ मार्क्स पर मिस्टेक के ऊपर डिडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला आता है फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सही फॉर्मेट भी लिखते हो तो उसका आपको प्लस ऑफ 1 मार्क मिलेगा, प्लस ऑफ जो कंसेप्ट आप लिख रहे हो उसके 2 नंबर हैं, और आपकी एक्यूरेसी के यहां पर 2 मार्क्स रहते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरी मार्किंग होती है, जो कि सीबीएसई करता है कि आपको 5 में से कितने नंबर मिलेंगे, तो ये आपका मार्किंग। तो अब इसके बाद में बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि है हमारा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर की। भैया क्या आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन से नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहां पे आता है, ये आता है सेंडर एड्रेस, जो कि एड्रेस सेंड कर रहा है, तो ये कौन होगा, ये होंगे आप। और उसी के साथ में जो भी क्वेश्चन के अंदर एड्रेस गिवन है वो
आप लोग 2 लाइनों के अंदर लिखेंगे, नीचे आपको सिटी का नाम लिखना है, ये आपका फर्स्ट रहेगा जो कि सेंड करने वाला है, मतलब आप। फिर उसके बाद में आता है डेट का फॉर्मेट जो कि है हमारा 26 फरवरी 2024, ये फॉर्मेट रहता है। इसमें आपको ऐसे नहीं लिखना कि डेट इज इक्वल टू ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, सिंपल सा डेट लिखनी है 26 फरवरी 2024। फिर उसके बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, यहां पे इसमें और इसमें दोनों में एक एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो ये है कि यहां पे जो द एडिटर लिखा हुआ है, ये होता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। जैसे कि ये क्या है, ये है एक पोस्ट है। अब जैसे कि मान लो कि आप किसी एक एमएलए को लेटर लिख रहे हो या फिर किसी एक ऑफिस को लेटर लिख रहे हो, तो वहां पर उनकी पोस्ट आएगी। जैसे कि आपको बैंक मैनेजर को लिखना है तो आपका यहां पर आएगा द बैंक मैनेजर। फिर उसके बाद में ऑफिस का नाम आएगा, जैसे कि हम लोग किसको लिख रहे हैं, द हिंदुस्तान टाइम हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, जो भी न्यूज़पेपर हो उसका आपको नाम लिखना है। प्लस ऑफ यहां पर आपको सिटी लिखनी है, जिस भी सिटी में आप लिख रहे हो। बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि किस पोस्ट को लिख रहे हो, प्लस ऑफ उसका ऑफिस नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एक लाइन का स्पेस छोड़ करके यहां पे आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे भैया? अरे सब्जेक्ट लिखना बड़ा ही सिंपल है, जिसके अंदर कि आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी को ही क्या करना है, यहां पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। समझ गए? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी कॉपी करके हमें लिख देना है, इतनी सिंपल सी बात है। अब स्टार्टिंग किस तरीके से होगी, इसमें एक लाइन का स्पेस छूटेगा, फिर उसके बाद में आएगा डियर सर और मैम, ठीक है। सैल्यूटेशन के अंदर क्या आएगा, डियर सर और मैम, दोनों आपको इंक्लूड करना है। अब आप इसमें लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो उसके लिए ये जो 4 लाइनें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रो के 4 लाइनें हैं, एक्सट्रो की 3 लाइनें हैं और 3 लाइनें अपने मन से जोड़ देना उस टॉपिक से रिलेटेड, 5 नंबर पक्के, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो 3 लाइनें मैं आपको बताऊंगा ना, ये आप याद कर लो, रट्टा मार लो इनका, जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिख करके आनी है। वो ये है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर। अब ये फर्स्ट लाइन का मतलब ये हुआ, हिंदी में समझ लो तो याद रखोगी, वो ये है कि आपका जो न्यूज़पेपर है उसके प्रेस्टिजियस कॉलम से मैं क्या करना चाह रहा हूं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स, कि वो जो आपका कॉलम है ना उसके थ्रू मैं क्या करना चाह रहा हूं कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिसके लेके आप लेटर लिख रहे हो, वो आपको यहां पर अपना टॉपिक इसमें लिख देना है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि आपको यहां से सब्जेक्ट को यहां पर कॉपी करके इसके बाद लिख देना है, ठीक है। पहली 2 से 3 लाइनें ये होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रहता है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रो दे दिया है कि आपने क्यों मतलब क्यों लेटर लिखा है। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना होगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि क्या प्रॉब्लम है, प्लस ऑफ उसका आपको सॉल्यूशन भी बता देना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। और फिर इसके बाद में रहेगा फाइनल पैराग्राफ जो कि रहेगा हमारा कंक्लूजन का। कंक्लूजन की भी लाइन मैं आपको बता देता हूं भाई। तो कंक्लूजन की लाइन ये रहेगी, इसको भी रट्टा मार लेना भैया, ये सब चीजें रट्टा मारने की है, क्योंकि अगर अच्छे नंबर चाहिए तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो वो ये है कि आई होप दैट पब्लिशिंग ऑफ दिस लेटर इन द कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर वुड ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, ठीक है। अब मतलब कि आपने स्टार्टिंग में तो लिख दिया कि भैया इस तरफ उनका अटेंशन है, फिर लास्ट में आप लिख रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये अपने पेपर के अंदर पब्लिश करोगे तो इससे क्या होगा कि कंसर्न अथॉरिटी उसके रिगार्डिंग एक्शन लेंगे। अभी भी यहां पर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप एक्शन लो। यहां पर ये जो एडिटर है, एडिटर का काम क्या है, एडिटर का काम है न्यूज को छापना, ना कि न्यूज को सॉल्व करना। तो आपको ये बात ध्यान रहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ये लिख सकते हो कि आप है ना जल्दी से अपने न्यूज़पेपर के अंदर छापो, जिससे कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उनका ध्यान इस हो रहा है। फिर उसके बाद में एक लाइन के स्पेस, फिर इसके बाद में लिखेंगे आप योर सिंसियरली, फिर उसके बाद में आपका नाम। बस ये फॉर्मेट है जो कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो अभी क्वेश्चन इस तरीके से है कि एस ए अरमान खान, की क्या है आपका नाम, अरमान खान यहां पर दिया हुआ है, द स्कूल लिटरेरी कैप्टन ऑफ उज्जवल एकेडमी ओल्ड सिटी किलैराबाद, आपका एड्रेस गिवन है, एड्रेस भी दे दिया, आपका स्कूल का नाम भी दे दिया और आपकी पोस्ट भी दे दी। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्लस आपका नाम भी दे दिया। फिर उसके बाद में आता है कि यू बिलीव दैट द लैंग्वेज कैन हेल्प अ ब्रिज रीजनल डिवाइड्स एंड प्रमोट यूनिटी। तो आपका मानना यह है, इससे हमें मतलब नहीं। अब इसके बाद में हमारे काम की बात क्या है, इसके बाद में काम की बात यह है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल दिल्ली। अब यहां पर ये जो गिवन है ना नेशनल दिल्ली, ये है आपके पेपर का नाम। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि एडिटर को लिखेंगे, उसके पेपर का नाम भी गिवन है, इन अबाउट 120 वर्ड सजेस्टिंग। अब ये है आपका यहां पर सब्जेक्ट होगी। सब्जेक्ट आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होती है ना, यहां पर देखो वो ये है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट जो कि आपको क्वेश्चन से ही मिल गया। इसको कॉपी करके आपको एग्जाम के अंदर पेस्ट कर देना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में आगे वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग यूज में लेंगे। जैसे क्या आता है कि मैनेज्ड एंड रन बाय द स्टूडेंट काउंसिल एंड द लैंग्वेज क्लब्स इन द सिटी, के भैया ये जो प्रोग्राम है ये कौन रन कर रहा है, इसके बारे में आपको बता दें कि स्टूडेंट काउंसिल इसे रन कर रहे हैं। एंड द प्रोग्राम एम्स टू हेल्प द रेजिडेंट्स हु हैव बीन रिसेंटली रीलोकेटेड टू द न्यू रीजन्स इन पिकिंग अप द लोकल लैंग्वेज ऑर्गेनिकली। और ये जो प्रोग्राम है क्या हेल्प करता है, जो भी नए लोग आते हैं सिटी के अंदर उनको रीजनल लैंग्वेज जो सीखने में हेल्प करता है, ये इस मेन प्रोग्राम का मोटिव है। तो अब इसके बाद में आता है कि शेयर द इंपॉर्टेंस, और इसके बारे में आपको बताना है। तो अब आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया लेके कि क्या पूछा गया क्वेश्चन में, तो अब आपको थोड़ा मैप करने की क्या हो सकता है। अब एक क्या कि आप जरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लस ऑफ उसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हो, कुछ इवेंट्स आप उसके अंदर करवा सकते हो, या फिर उसके अंदर आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज करवा सकते हो जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया या फिर ऐसे डिबेट हो गया, जिससे कि क्या होगा लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाए। और अब लोगों का टाइम कम बचे तो इसलिए क्या करो आप उसे वीकेंड्स के ऊपर ऑर्गेनाइज कर दो। तो ये आपको बात समझ में आएगी। सो अब हम लोग एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है सबसे पहले तो आपको जो भी एड्रेस गिवन है, जैसे कि इसमें दिया गया है उज्जवल एकेडमी ओल्ड सिटी किलंद्राबाद, ये आपका एड्रेस गिवन है। 2 लाइनों के अंदर आपका एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद में एक लाइन का स्पेस, डेट आ गई 30 अगस्त 2023। और जो रहेगा हमारे पास में सबसे पहले पोस्ट किसको लिखना है, द एडिटर। फिर उसके बाद में कहां पर आ रहा है, इंडियन समाचार, प्लस ऑफ यहां पर आएगा जामनगर किलंद्राबाद, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस, ठीक है। अब इसके बाद में सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट वही जो मैंने आपको बताया था कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स। बस जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि राइट अ लेटर टू एडिटर अबाउट, तो उसी को ही आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर देना, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर आपने लिख दिया डियर सर। अब आता है हमारा फर्स्ट इंट्रो वाला जो कि हमने रटा था, वो ये था कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर। इसको याद रख लेना, इसकी स्पेलिंग को याद रख लेना कि एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन डिजिटल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम इन आवर सिटी। और ये क्या क्या है हमने कि यहां पर सिंपल सा लिखा है कि भैया इसकी वजह से हम लोग क्या करना चाह रहे हैं आपके पेपर की वजह से कि द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन डिजिटल प्रोग्राम,
जो हमारा सब्जेक्ट था उसी को यहां पर क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद में एक और लाइन इसमें इंक्लूडेड है, इन आवर सिटी टू हेल्प। अब किसके लिए हेल्प के लिए बोला जा रहा है, वहां पर आपको क्वेश्चन में दिया गया था ना कि टू हेल्प द न्यूली रिलोकेटेड रेजिडेंट्स, तो वही आप लिखेंगे कि टू हेल्प द रिसेंटली रिलोकेटेड रेजिडेंट्स फॉर द हेल्दी कम्युनिकेशन विद द लोकल रेजिडेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया, बड़ा ही सिंपल था। फिर इसके बाद में आता है हम लोग इसके सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। सेकंड पैराग्राफ में हमसे क्या कहा गया, सेकंड पैराग्राफ में कहा गया है जिसमें कि हम लोग हमारी प्रॉब्लम बताएंगे या फिर हम लोग किसके बारे में ये लेटर लिख रहे हैं वो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। वो लिखेंगे कि दिस ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एंड रन बाय द स्टूडेंट काउंसिल एंड लैंग्वेज। ठीक है, जो कि हमें दिया गया है कि कौन रन कर रहा है, स्टूडेंट काउंसिल इसे रन कर रहा है। एंड क्लब्स कैन बी हेल्प द रेजिडेंट टू पिक अप द लोकल लैंग्वेज ऑर्गेनिकली एंड दिस इनिशिएटिव मे बी कंडक्टेड ऑन द वीकेंड्स फॉर द 3 मंथ्स। अब यहां पर क्या है कि कौन इसे कंडक्ट करेगा, क्लब्स इसे कंडक्ट करेंगे। अब ये जो क्लब्स हैं कैसी लैंग्वेज करेंगे, लोकल लैंग्वेज ऑर्गेनिकली समझाएंगे लोगों को, जो कि कब रहेगा, टाइम भी आपने इसमें बता दिया कि वीकेंड्स के ऊपर ये रहेगा। एंड मेकिंग इट फिजिबल फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू अटेंड विदाउट अफेक्टिंग, क्या क्या आपने कि वीकेंड्स पे इसलिए रख रहे हो ताकि कि उनका जो वर्क है और स्टडीज एक्टिविटीज इसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो, एज ए लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कल्चरल इवेंट। अब उसके बाद में इसको और एंगेजिंग करने के लिए आपने लिखा है कि कल्चरल प्रोग्राम एंड द ग्रुप डिस्कशन ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स कैन बी अंडरटेकन टू मेक द प्रोग्राम मोर एंगेजिंग। ठीक है, अब आप समझ गए कि किस तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद में इसका इंट्रो किस तरीके से रहेगा, इंट्रो हम लोग इसका लिखेंगे कि आई होप दैट पब्लिशिंग ऑफ दिस लेटर इन द कॉलम्स ऑफ योर डेली न्यूज़पेपर विल हेल्प द कम्युनिटी टू सपोर्ट दिस प्रोग्राम एंड टू सॉल्व द लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये आप लोग लेटर अच्छे तरीके से समझ गए। फिर एक लाइन का स्पेस देना है, अरमान खान आपको लिखना है और जो भी आपको पोस्ट दी हुई है, कैप्टन दिया हुआ है, लिटरेरी क्लब दिया हुआ है, तो ये आपने लिख दिया। तो अब इसके बाद में आपके लेटर एडिटर के अंदर एक भी नंबर नहीं कटेगा, 5 में से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब और लेटर देख लेते हैं ताकि आपके फुल मार्क्स हो जाएं। फिर इसके बाद में जो अगला हमारे पास में आता है लेटर, वो आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट, कि क्या आपको कोई समस्या है, अगर आपने कोई भी चीज परचेस करी, मान लो कि वो गलत है, आप उसकी सर्विस से खुश नहीं हो, तो उस केस के अंदर आप उनको कंप्लेंट करते हो। वैसे कंप्लेंट वगैरह तो कोई नहीं करता, उसको जॉ करके उसको गुद्दी पकड़ लेते हैं, भाई क्यों भाई कैसे दे दिया खराब, और रिफंड मांगते हैं। तो लेकिन यहां पर हमारी बुक्स के अंदर क्या है कि आप अगर कोई भी सामान मंगवा रहे हैं, देन फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, फिर वो दुकान वाले को जाएगा, दुकान वाला भी शरीफ होगा तो वो आपको दे देगा। आप यहां पर शरीफी का खेल खेल रहे हो, लेकिन आजकल कोई भी शरीफ नहीं बचा। अब देखो इसकी ओपनिंग लाइन किस तरीके से रहेगी। तो सबसे फर्स्ट हम इसकी ओपनिंग लाइन की बात करते हैं। तो यहां पर आपको ओपनिंग में लिखना होगा कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट माय कंसर्न टुवर्ड्स द परचेस ऑफ। आप बेसिकली यहां पर कह रहे हो कि भाई देखो सुनो, मैंने आपकी दुकान से इतने तारीख को ये सामान खरीदा था। आप यहां पर उसका बिल नंबर डाल सकते हो, परचेस ऑफ बिल नंबर फ्रॉम योर स्टोर, आपकी दुकान से खरीदा था। ठीक है, ये होगी एक ओपनिंग लाइन। और अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आप लिखोगे कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू अबाउट वी हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ बिल नंबर, आपने डाल दिया, ऑफ बैलेंस 10 करोड़, 10 करोड़ का आपने बैलेंस नहीं दिया है। तो मान लो कि अगर आपके कोई 10 करोड़ रुपए नहीं दे रहा तो क्या करोगे आप, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या करने वाले हो आप उसके साथ में। मेरे को तो पता नहीं क्या क्या करोगे, तो बता देना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारी वो है क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर अगर आपके पास में कुछ गलत आ गया तो आप इसमें बोलोगे कि आई रिक्वेस्ट यू टू लुक एट दिस मैटर एंड टेक अ क्विक एक्शन एज सून एज पॉसिबल, या फिर आप इसमें बोल सकते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू टेक माय जो डिफॉल्ट प्रोडक्ट है उसको लें और मेरे को मेरा पूरा रिफंड वापस से चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि आई होप यू लुक इनटू दिस एंड टेक अ क्विक एक्शन, और आप इसके अंदर देखिए और इसके ऊपर एक्शन लीजिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेट है। तो इसके अंदर आपको दिया गया है कि आपका जो नाम है वो है रवि और रवीना, और आपने क्या करा है कि एक पेयर ऑफ शूज खरीद लिए। ठीक है, आप बहुत ही एक्साइटेड थे, आपने जूते खरीद लिए। अब जो जूते हैं वो आपने खरीदे हैं एमएस शू लाइव से, और यहां पर आपको नाम दे दिया गया है मार्केट का। फिर इसके बाद में आपको पूरी लोकेशन है। ठीक है, तो ये जो एज इट इज है इसको यहां से हमें क्या करना है, इस पूरे को कॉपी करना है और इसको यहां पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्या है, जो हमारा रिसीवर है उसका एड्रेस गिवन है, ये कॉपी करके पेस्ट किया। फिर उसके बाद में यहां पर दिया गया है कि राइट अ लेटर ऑफ अ कंप्लेंट टू द मैनेजर ऑफ अ एमएस शू लाइन एंड आस्किंग फॉर द रिप्लेसमेंट एट देयर कॉस्ट। जो भी आपको प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्टिवनेस आई है तो आप उनसे बोल रहे हो कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, तो आप उसके लिए लेटर लिखिए। तो यहां पर सबसे पहली गलती आप लोगों को दिखनी चाहिए कि यहां पर इन्होंने एड्रेस लिख दिया। आपको ऐसे एड्रेस एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता, एग्जाम में नंबर कटेंगे। फिर मेरे को मत बोलना कि नंबर कटे थे। तो यहां पे आप लिख देंगे ABC रोड। ठीक है, बस लोकेशन ही तो नहीं डालनी, ABC रोड आपने लिख दिया। देन फिर इसके बाद में आप लखनऊ लिख दो, या फिर जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इस केस में आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर इसके बाद में आपने एक लाइन को इसमें छोड़ा है। फिर इसके बाद में आपने डेट को लिखा है, डेट का एकदम से सही फॉर्मेट है 19 फरवरी 2018। और फिर इसके बाद में यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है कि कंप्लेनिंग अबाउट द शू डिफेक्टिव, कि जो हमारा शू डिफेक्टिव है उसके लिए हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक है, इसके अंदर आपको कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा आपको लिखना है डियर सर। ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर दी डियर सर। अब आप स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आई बॉट अ शू फ्रॉम एमएस शू लाइव, और फिर इसके बाद में आपको पूरी एड्रेस का नाम लिख देना है। डेज बैक एट 1 फरवरी 2018। यहां पर आपको डेट भी मेंशन करनी है। ठीक है, आपको डेट भी बतानी कि भैया मैंने कब खरीदा था और उसका बिल नंबर क्या था। अगर आप ये डेट भी बताते हो ना, जैसे कि इसके अंदर तो फ्यू डेज बैक लिखा है, या फिर आप डेज को भी बता सकते हो, लेकिन ये डेट को जरूर से आपको लिखना है। और वो याद रखना कि वो पीछे हो, ये नहीं हो कि आगे कि आप डेट डाल रहे हो तो उसके अंदर भी नंबर कट सकते हैं। जैसे कि 19 फेब है और इसने बताया कि मैंने 1 फेब को यहां पर जूते खरीदे थे। और फिर इसके बाद में क्या होता है, ये बोलता है हमें कि द शू, यहां पर बताया गया है कि द शू आर नॉट अ करेक्ट पेयर विद इन अ फ्यू डेज ऑफ परचेज, बट द शू कलर इज नॉट राइट एंड शू साइज इज अ वेरी स्मॉल एंड इट
इज नॉट फिट टू बी माई फुट। मतलब देखो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि मेरे को बहुत सारी इशू है। सबसे पहली बात तो ये कि वो करेक्ट पेयर ही नहीं है। फिर सेकंड ये है कि चलो मैंने उसको पहना तो उसके साथ में उसका कलर भी मैच नहीं हो रहा, उसकी जो साइज है वो भी मेरे फुट की साइज से स्मॉल है, वो मुझे फिट नहीं हो रहा। तो अब आप इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में आप उसको बोलेंगे कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू आइदर रिप्लेस इट अंडर द कंडीशन लेड एट द टाइम ऑफ परचेज। और आप इसके अंदर कह रहे हो कि भाई देखो जब हमने खरीदा था आपने कहा था कि अगर आपको कोई भी फिट एंड फिनिश का इशू हो तो आप हमारे पास में वापस ले, तो उस पॉलिसी के तहत आपको इसको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है, जो भी आप करें उसको कीजिए। फिर लास्ट के अंदर आपको योर सिंसियरली रवि लिखना है। इतना लिखोगे 5 नंबर मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब देखो लेटर ऑफ इंक्वायरी कहां पे काम में लिया जाएगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी वहां पे काम में लेंगे जैसे कि आपको मान लो कि मैं कोई भी एक ऐड लगाता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरे को है ना 10 आदमियों की जरूरत है, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला। अब वो 10 आदमी है ना मेरे को कांटेक्ट करेंगे, एक तरीके से मुझसे इंक्वायरी करेंगे कि आपने क्यों ऐड लगाया। जैसे कि मान लो कि मैंने यहीं पर ही बोल दिया कि टीचर्स की मेरे को जरूरत है, तो अब यहां पे मैंने लगाया कि अब मेरे से कोई भी टीचर आएगा तो वो मेरे से इंक्वायरी करेगा। तो इसी तरीके से आपको लेटर से इंक्वायरी करना। इसकी ओपनिंग लाइन किस तरीके से रहेंगे, इसकी ओपनिंग लाइन के अंदर आपको लिखना है विद द रेफरेंस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट इन द डेली न्यूज आई वुड लाइक टू इनरोल माई सेल्फ फॉर। आप बेसिकली कोई भी कोर्स है, जैसे अगर मैं कोर्स के बारे में लिखता हूं तो आप उस कोर्स के लिए इंक्वायरी कर रहे हो या फिर उसके अंदर इनरोल करना चाह रहे हो, तो वैसे इसके अंदर आता है। और सेकंड यहां पर आता है कि वुड यू प्लीज इन्फॉर्म और सेंड मी द इंफॉर्मेशन ऑफ। इसके बाद में जैसे कि आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट है या फिर कोई भी आप कंपनी को बोल रहे हो कि मेरे को एक कोर्स ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मेरे को ये भेज दीजिए, तो इस केस के अंदर आपको ऐसी ओपनिंग रखनी है। देन फिर इसके बाद में इसकी क्लोजिंग लाइन किस तरीके से रहेगी, क्लोजिंग लाइन हमारे पास में रहेगी कि आई शैल बी ऑब्लिग्ड इफ यू लेट मी इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभी आपने ना क्लोज कर रहे हो, आप उसके अंदर कहोगे कि आपकी बहुत ही ज्यादा कृपा होगी अगर आप मुझे ये टाइम पर सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ना बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वे के अंदर उनको बोलना है। और फिर इसके बाद में हम एक बार इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है कि आपका नाम क्या है, शिव या फिर शिवा है, और आप C12 में राजगोरी गार्डन दिल्ली में रहते हो। फिर उसके बाद में आपको पूरा गिवन है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप ना कहीं पर टूर पर जाना चाह रहे हो, तो उसके बारे में आपको इंक्वायरी करें। तो हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर आप देखिए 3 लाइनों के अंदर है जो कि हमारा सेंडर एड्रेस है। फिर इसके बाद में डेट है जो कि गलत है, डेट क्या है यहाँ पे गलत है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे गलती करी थी। देखो अब मैंने डेट के अंदर आप लोग भी गलती करोगे कि डेट इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दोगे 24 Feb 2020। नहीं, आपको ये डेट नहीं लिखनी है, आपको सिंपल से लिखना है 24 Feb 2020। देन फिर इसके बाद में रिसीवर्स का एड्रेस आगे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा, सब्जेक्ट हमारा रहेगा कि इंक्वायरी रिगार्डिंग द चार्जेस बोर्डिंग एंड द लोडिंग अरेंजमेंट्स फॉर अ टूर। आप बेसिकली इसमें इंक्वायर करना चाहते हो कि भैया हमें ना कि जो हमारा टूर है उसके लिए क्या क्या आपके चार्जेस रहेंगे, कितने दिनों का रहेगा, वो सब बातें आपको इसमें लिखनी है। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें आप सबसे इंट्रो देंगे। देखो इंट्रो के अंदर सबसे पहले तो हमें वही है रेस्पेक्टेड सर लिखना है, लेकिन इसका इंट्रो जो है वो इस तरीके से रहेगा कि हेलो आई विश टू प्लान अ प्रिविलेज टू बद्रीनाथ, कि मैं जो है बद्रीनाथ के लिए एक जो राइड है या फिर एक टूर है उसको तैयार करना चाहता हूं अलोंग विद माय 5 मेंबर्स फैमिली नेक्स्ट मंथ। आपको यहां पर डेट भी बतानी है, ये भी बताना है कि कितने मेंबर के साथ में आप जाना चाहते हैं अगर आप कोई भी एक टूर के बारे में आता है तो। और फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है कि वी हैव अ वीक फॉर द आउट स्टेशन ट्रिप, और इसके बाद में आपको बताना है कि आपके पास में कितना टाइम है। देयरफॉर I would request you to kindly provide me with the necessary details regarding the fare of deluxe buses along with the details regarding the charges of loading there and as well as the timing for the boarding and overall expenditure of the entire trip। तो बेसिकली आप इसमें उनको कह रहे हो कि भाई साहब देखो हमें जाना है यहाँ से बद्रीनाथ, अब बद्रीनाथ जाने के लिए डिलक्स बस का चार्ज क्या होगा, वहां पर होटल के चार्जेस क्या रहेंगे, स्टे के चार्जेस क्या रहेंगे, वो सब आप हमें बताइए। और फिर लास्ट के अंदर आप लिखेंगे थस, फिर इसके बाद में दस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड मी विद ऑल दिस डिटेल्स एट योर अर्लीस्ट सो दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप सून। और मैं आपसे कहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं जिससे कि हमें ना ट्रिप को जल्दी से स्टार्ट कर पाए। देन फिर लास्ट के अंदर आपको लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली शिवा या फिर शिव जो भी आपका नाम है। और इसके बाद में अगला जो लेटर है वो है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, कि आपको है ना जैसे कि कोई भी अगर बुक मंगवानी है या फिर बहुत सारे एग्जाम के अंदर आपके पास में क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कोई भी लाइब्रेरी के लिए सामान ऑर्डर करना है या फिर आपको अपने स्कूल के लिए सामान ऑर्डर करना है, किसी शॉप के लिए सामान ऑर्डर करना है, तो इसमें अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो यहां पर इसका फॉर्मेट बड़ा सिंपल रहेगा, आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर एड्रेस वगैरह गिवन रहेगा। इसमें देखो बेसिकली कहा गया है कि आप पे ना लाइब्रेरियन हो, आपकी पोस्ट दे देगी किसके हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल के हो मेरठ के, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ के आप क्या हो, लाइब्रेरियन हो। अब आपको क्या करना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस गाजियाबाद प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक, आपको एक लेटर लिखना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जिसके अंदर कि आपको ना बेसिकली ऑर्डर प्लेस करना है और मेंशन एटलीस्ट 4 टाइटल्स ऑफ द बुक एज सप्लाइड इमीडिएटली एंड एड्रेस योरसेल्फ एज अ कल्पना और कुमार। ठीक है, आपको यहां पर कह दिया कि कम से कम 4 टाइटल बुक आपको कोई सी भी मंगवानी है, तो ये किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मेट वही सेम रहेगा जो कि हमारा पहले रहा था, सेंडर्स एड्रेस, फिर इसके बाद में डेट, देन फिर इसके बाद में यहां पर जो भी हमारा रिसीवर है, और सब्जेक्ट इसका हमारे पास में ये रहेगा कि रिक्वेस्टिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर अ बुक, कि आप बेसिकली कोई भी ऑर्डर है उसको क्लियर कर रहे हो तो इसीलिए आपको उसके बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना है कि रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, फिर हमारा लेटर स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि थ्रू दिस लेटर, देखो इसकी ओपनिंग जो है वो सबसे अलग होगी। इसके अंदर यहां पर है कि थ्रू दिस लेटर वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द बुक्स टू आवर स्कूल लाइब्रेरी। आपने बेसिकली कहा कि भैया इस लेटर के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये जो बुकें हैं इनकी सप्लाई हमारी लाइब्रेरी को हो जाए। देन फिर इसके बाद यहां पर आते हैं कि द लिस्ट ऑफ बुक विद द पर्टिकुलर इज अटैच्ड, जो भी लिस्ट है वो इसके साथ में अटैच्ड है, आप उनको भेज दीजिए। और इसके बाद में आपको टेबल बनानी है, जो कि लिस्ट ऑफ बुक है ना इसको टेबल में बनाना है, जैसे कि नेम ऑफ बुक हो गया, फिर उसके बाद में जो ऑथर है जो कि उसका पब्लिशर है, ये अपने नाम से भी बोल सकते हो, आपको जो मन करे उसका नाम बोल सकते हो, एक को जोड़ना चाहते हो तो यहां पर पब्लिकेशन जोड़ सकते हो। अगर ये आते हैं ना तो
बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें ये लाइन लिख दी, ये टेबल ऑफ कंटेंट हो गया, फिर लास्ट के अंदर थोड़ा सा लिख देना कि भैया आप इसे बार बार परचेस करते हैं तो कम से कम इतना डिस्काउंट दीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको ना इसमें कम लिखना पड़ता है। तो आप ये प्रे करो भगवान से कि भगवान ये लेटर ऑफ जो ऑर्डर है ये आ जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और फिर इसके बाद में आपने जैसे कि यहाँ पर नाम लिख दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद में एल प्रसाद, आपको कितनी कॉपी की जरूरत है वो है 20 की। जैसे कि मान लो ये ना करके कोई आ जाए कि आपको कंप्यूटर इक्विपमेंट चाहिए अपनी शॉप के लिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हैं कि इक्विपमेंट का नेम, और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसकी कंपनी का नाम, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए। ठीक है, 3 कॉलम तो कम से कम आपको बनाने। और फिर इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है ये वाला जो पार्ट है, ये अगर लिखना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं रहता तो बेसिक सिंपल से एंडिंग भी कर सकते हो कि अब देखो इससे समझ लो, हिंदी के अंदर समझ लो, फिर इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके आप लिख देना। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि वी शैल नॉट सेटल लेस देन द 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक। देखो भैया, अगर 20% का डिस्काउंट दे रहे हो तो ही बुक को भेजना, अदरवाइज हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे उसे। बेसाइड वी रिक्वेस्ट यू टू गिव अनदर 5% स्पेशल डिस्काउंट दैट इज एक्चुअली गारंटीड टू इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और साथ में आप ये भी बोल रहे हो कि भैया हम देखो एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से खरीद रहे हैं तो हमें 5% का डिस्काउंट और चाहिए। एंड इट गोस, अब देखिए यहां पर आता है कि इट गोस विदाउट सेइंग यू विल बी बियर द मेल एंड अदर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द डिस्पैच एंड द डिलीवरी ऑफ बुक। और यहां पर आप बोल रहे हो कि देखो जो भी चार्ज रहेगा आपको भेजने का या फिर जो भी चार्ज है वो सब कुछ आपको ही बियर करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग पे नहीं करने वाले। और फिर इसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान होगा ना आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर आपको क्या इंक्लूड करना होगा, आपको इंक्लूड करना होगा कि आपका ये जो सामान है इसको वारंटी के अंदर आपका रहेगा। अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले, ये आपको जरूर से मेंशन करना है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। और फिर जब आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग के अंदर आपको क्या करना है, डेट को जरूर से मेंशन करना है कि इस डेट तक हमारा सामान आ जाना चाहिए। अब जैसे कि इसकी क्लोजिंग इस तरीके से है कि द अबव बुक्स मस्ट रीच इन अ प्रॉपर कंडीशन, आपने बोल दिया कि भैया अच्छी कंडीशन में आनी चाहिए। एंड ऑर्डर नॉट लेटर देन द 25th ऑफ नवंबर, 25 नवंबर से आगे ऑर्डर नहीं जाना चाहिए। इफ आवर टर्म्स एंड कंडीशंस आर एक्सेप्टेबल टू यू, अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्टेबल है तो। एनालिटिकल पैराग्राफ की ऐसी ट्रिक्स दूंगा मैं आपको जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो। फिर चाहे से कैसा भी क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है या फिर आपके पास में ग्राफ का क्वेश्चन है, तो आज आपको है ना जितने भी डाउट्स हैं इसके वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दूंगा, ऐसे कुछ आपको वर्ड्स दूंगा जिनको कि आप यहां से कॉपी करके अपने एग्जाम के अंदर पेस्ट कर देना, आपको फुल मार्क्स गारंटीड मिलने वाले हैं। और यहां पे जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, और आपको इसके लिए लिखने होते हैं 100 से 120 वर्ड्स। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन की क्या आएगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो देखो क्या होता है कि कंपनीज होती है ना, तो उनका डिफरेंट डेटा होता है। एक क्लास के अंदर भी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट, उनका डेटा क्या है, उनके मार्क्स है। तो एक पाई चार्ट बना दिया जाएगा, इसके अंदर दे दिया जाएगा कि मैथ्स के अंदर एक स्टूडेंट कितने मार्क्स है, साइंस के अंदर इतने हैं। इस तरीके से पूरा कोई भी डेटा होता है उसको इनके चार्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस चार्ट को हमें ना अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। तो देखो हम इसके बारे में बात करें उससे पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसके फॉर्मेट में जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइनों की जरूरत है, 1 से 2 लाइन की जरूरत है। और इसमें आपको लिखना है कि क्या है और किस बारे में है पैराग्राफ की, मतलब कि पैराग्राफ में किसके बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई शूज कंपनी है वो अपना पूरा मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि उनका कौन सा पेयर ऑफ शूज बिकता है, या फिर कोई भी ब्रांड है जो कि बता रहे हैं कि जैसे कि नाइकी के 10% मार्केट शेयर है और उसके साथ में प्यूमा का 15% शेयर है। तो इस तरीके से जो शेयर होते हैं उनको बताया जाता है। तो बेसिकली आपको इंट्रो देना है कि ये किस बारे में आप लिख रहे हो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी 5 से 6 लाइनों की होनी चाहिए। इसमें आप 2 पैराग्राफ में स्प्लिट कर सकते हो। अब आपको इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे कि क्या डेटा गिवन है, क्या है और किसका डेटा है, मतलब कि क्या डेटा आपको दिया हुआ है, कितना डेटा दिया हुआ है, वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। और इसके साथ में आपको इसमें इंक्लूड करना होगा कि हाईएस्ट डेटा किसका है, लोवेस्ट डेटा किसका है, और लास्ट के अंदर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर जरूर से लिख के देगा कि कंपैरिजन करो उस डेटा का। तो आपको कंपैरिजन भी करना है, तो ये आ जाएगा आपके बॉडी में। और फिर लास्ट के अंदर जो रहेगा वो रहेगा हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट, जिसको कि आपको 1 से 2 लाइनों में कंक्लूड करना। ये हो गया आपका फॉर्म, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, फिर उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें लिखना किस तरीके से है, हम किस तरीके से लिखें कि हमें ना फुल मार्क्स मिले। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को ना आप अपने दिमाग में अभी फिट कर लो, एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें कि हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहां पे मैंने लिखा है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपको लिखना है, क्वेश्चन से कॉपी करना है और यहां पे पेस्ट करना है, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वे। अब जैसे कि क्या क्या ओपनिंग लाइन हो सकती है आपकी, ओपनिंग लाइन ये हो सकती है कि द पाई चार्ट और द ग्राफ गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, कि वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, अबाउट शू कंपनी या फिर अबाउट प्रोडक्ट, तो जिसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है वो लिखना है। या फिर अगर टेबल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हो कि द टेबल सजेस्ट, और अगर लाइन ग्राफ की फॉर्म में है तो द लाइन ग्राफ शोस। ये तो हो गया बेसिक, क्या है ये तो नूब हो गए, क्या हो गए ये हो गए नूब, ठीक है, नूब लिखते हैं इनको, इसमें ना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर टीचर को इंप्रेस करना है ना तो एक लाइन ये रट जाओ, ये वाली वोकैब वो ये है कि आपको लिखना है कि द गिवन पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट मतलब तो वही है कि द गिवन पाई चार्ट शोज, लेकिन आपका यहां पर जो कीवर्ड है ना ये वाला इलस्ट्रेट, ये एक अलग ही इंपैक्ट डालेगा और इसको अंडरलाइन और कर देना तो मजा आ जाएगा फिर। तो ऐसा ये वाला वर्ड आपको एज इट इज यहां से ये वाली लाइन को कॉपी करना और स्टार्टिंग में ये लिख देना कि द गिवन पाई चार्ट,
द गिवन ग्राफ इलस्ट्रेट्स दैट, और फिर उसके बाद में जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम उसमें लिख देंगे। देन फिर इसके बाद में जो हमारी बॉडी है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, बॉडी में हमें डिस्क्राइब करनी होगी क्वांटिटीज को। अब क्वांटिटीज को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जैसे कि आपको डेटा गिवन होगा कि 33% ऑफ ये इतना रहेगा, फिर उसके बाद में कोई भी अलग अलग डेटा है ना, तो आपको स्टार्टिंग करनी है कि 33% ऑफ इट्स डेटा इज ऑन दैट थिंग, और फिर उसके अलावा जितना भी है वो हम लिखेंगे। और इसमें आपको जो नेक्स्ट चीज इंक्लूड करनी है वो करनी है हाईएस्ट और उसके लोवेस्ट की, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट किसका है, ये आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर इसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि वेरी क्लोज टू 6%, ऑलमोस्ट इक्वल टू, और उसके साथ में 1/3 भी लिख सकते हो कि 1/3 ऑफ इट्स मार्केट इज कैप्चर्ड बाय दिस ब्रांड। तो इस तरीके से आप ना 1/3 जो है, इसको आप 33% होता है, इसको हम लोग 1/3 लिखते हैं, तो 33% की जगह पर आप 1/3 लिखोगे तो ये थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिर इसके बाद में लास्ट में आप लिख सकते हो रफली या फिर अप्रोक्सीमेटली, कोई भी अगर डेटा है जो कि आपको नहीं पता तो आप रफली एस्टिमेट या फिर अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट करके उस डेटा को बता सकते हो। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइबिंग द ट्रेंड्स, ये है ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ के लिए हम इसे यूज में लिखे। तो इसमें क्या है, देखो इसमें यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम यूज करते हैं फ्रेजेस को और वर्ड्स को, जैसे कि यहां पे हम कौन से वर्ड्स को यूज में लेंगे, अ पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ, एक कोई भी एक ग्राफ रहेगा उसके अंदर जैसे कि डिक्लाइनिंग होगा या फिर अपर कर्व होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, तो आपको ये लिखना है कि अ पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ, या फिर रैपिडली डबल हो गया, स्काई रॉकेट हो गया, और स्ट्राइकिंग इंक्रीज हो गया, पीक्ड या फिर सोवरिंग रेट हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। तो इस तरीके से आप ये जो कीवर्ड्स है ना, इनको आप याद रखो, जैसे कि आप तो एक याद रखो कि रैपिड डबल हो गया, स्काई रॉकेट, जैसे कि आप लिखना चाह रहे हो कि द ग्रोथ ऑफ कंपनी इन लास्ट 5 ईयर इज स्काई रॉकेट, आप ये भी लिख सकते हो कि द ग्रोथ ऑफ कंपनी इन लास्ट 5 ईयर इज इंक्रीज। लेकिन ये स्काई रॉकेट जो वर्ड है, ये आपके आंसर के अंदर वो इंपैक्ट और ये वजन डालेगा कि टीचर मजबूर हो जाएगा कि यार इस बच्चे को तो पूरे नंबर देने ही है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, वो आता है कि आप कंपैरिजन में क्या लिखेंगे, कंपैरिजन के लिए क्या क्या कीवर्ड्स लेंगे। तो हम अगर बात करें कंपैरिजन की कीवर्ड की, तो कंपैरिजन में आपको लिखना होगा सिमिलरली, या फिर आप लिख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू, व्हाइल, इन कॉन्ट्रास्ट विद, और इसके साथ में व्हेन इट कम्स टू। अब जैसे कि आपको कोई भी दो डेटा को कंपेयर करना है कि ब्रांड ए एज कंपेयर टू ब्रांड बी हैविंग दिस ब्रांड वैल्यू इन अ मार्केट, या फिर दिस ब्रांड साइज इन मार्केट, तो ये आपको वहां पे इंक्लूड करना है कंपैरिजन करते टाइम। और फिर लास्ट के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंक्लूजन, आप किस तरीके से कंक्लूजन करते हैं। तो इसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स का यूज में ले सकते हैं, जैसे कि ओवरऑल आप यूज में ले सकते हैं, इन अ नटशेल आप इसमें यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, या फिर स्ट्राइकिंग चेंजेस इंक्लूडिंग देयरफॉर। ये जो कीवर्ड्स हैं आप इनसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कंक्लूड करने वाले हो तो आप लिख सकते हो कि ओवरऑल द ग्राफ कंक्लूड दैट, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। और अभी हम जब इसका एग्जांपल करेंगे ना, तो इससे आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे हमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे गिवन है कि द पाई चार्ट शोज द पोर्शन ऑफ अ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट हाउसहोल्ड्स लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके 2002। ये आपको डेटा गिवन है कि जो यूके के लोग हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट घर है, वो किस तरीके से गरीबी में जीते हैं। और फिर इसके बाद में यहां पे हमसे कहा गया कि राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन इन 100 and 120 वर्ड्स। अब आपको इसको डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करोगे। तो देखो सबसे पहले तो हमारा क्या लिखेंगे, हम इंट्रो लिखेंगे। तो इंट्रो में हम हमारा इंट्रो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो वो जो मैंने लाइन बताई थी ना कि द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, वहां से हम लोग इसे स्टार्ट करें। तो देखो हमारा ये जो इंट्रो है वो यहां पे इस तरीके से रहेगा कि द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, ठीक है, ये हो गया हमारी पहली लाइन जो कि हमें पता थी। अब यहां पे इसमें किसके बारे में है, ये देखो यहां पे इसमें 7 डिफरेंट हाउस होल्ड है, तो वही हमने लिखा कि इट डिफरेंट, मतलब कि एक तरीके से इलस्ट्रेट 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ हाउस होल्ड लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके 2002। अब ये कहां से लिखा भैया, ये तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो ये वाली लाइन कि द शोज द पोर्शन ऑफ अ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन अ पॉवर्टी इन यूके इन 2002। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमने पैराग्राफ में देखा कि 7 डिफरेंट है, तो हमने उसमें 7 डिफरेंट लिख दिया। इससे क्या होगा कि हमारे आंसर के अंदर वजन बढ़ गया, हमारे आंसर कैसे लगेगा कि सच में इसको एनालाइज किया गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इंट्रो का। देन फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि हमें बॉडी जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने, कैसे पॉइंट लिखना है। तो देखो सबसे फर्स्ट आपको ना ये जो पाई चार्ट गिवन है इसको एनालाइज करो, इसमें निकालो कि हाईएस्ट डेटा किसका है, और फिर उसके बाद में निकालो कि इसमें लोवेस्ट डेटा किसका है। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर हाईएस्ट जो डेटा है वो है 26%, तो 26% हो गया इसमें हाईएस्ट डेटा। अब ये किसका है, ये यहां पर सोल पेरेंट का हो गया। और फिर इसके बाद में जो लोवेस्ट डेटा है वो है यहां पर 5%। अब ये किसका है, ये है यहां पर एज्ड कपल का, ठीक है। ये आपको डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो है ये 2 पॉइंट्स को तो एक एक लाइन के अंदर पूरा लिखेंगे कि ये जो हाईएस्ट डेटा है वो किसका है और क्यों है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद में लोवेस्ट है तो ऐसा क्यों है, ये 2 पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो हमारे 2 पॉइंट यहां पर ही कवर हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में हम बाकी जितने भी बचे हुए हैं इनमें कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाली लाइन यहां से कॉपी कर लो और एग्जाम के अंदर जाकर के पेस्ट कर देना। तो यहां पे ये होगा आपकी स्टार्टिंग लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट। आपने सिंपल से लिखा कि इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम द पाई चार्ट दैट, तो ये होगी आपकी ओपनिंग लाइन। अब देखिए यहां पर एक डाउट आपको आना चाहिए, जो मैंने यहां पर लिख रखा है ना, इंट्रोडक्शन ये नहीं लिखना है। देखो इंट्रोडक्शन और बॉडी मत लिख देना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। और जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाए देन फिर इसके बाद में आप इसके बीच में एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं, और इसके बीच में भी एक लाइन का गैप छोड़ सकते हैं, और इनको पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। समझिए ये बात, ये मत लिख देना इंट्रोडक्शन बॉडी नहीं लिखने की जरूरत है। देन फिर इसके बाद में आप इसको किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं एक बार। नेक्स्ट वाला हमारा फर्स्ट डेटा हम लोग इसमें लिखेंगे डेटा के साथ में, वो ये
ये रहेगा कि 26% ऑफ टोटल पॉवर्टी इज स्ट्रिकन हाउसहोल्ड्स आर दोज ऑफ अ सोल पेरेंट्स, कि जो 26% जो पॉवर्टी है वो सीधा का सीधा किनको जा रही है, वो जा रही है सोल पेरेंट को। देन फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंगल पीपल्स विदाउट चिल्ड्रंस अकाउंट्स फॉर द सेकंड हाईएस्ट पोर्शन विद 24%। देन फिर इसके बाद में जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो इसमें 24% यहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे कंपैरिजन। हमने दो डेटा के बारे में लिख दिया है, देन फिर इसके बाद में हम लोग जाएंगे कंपैरिजन के ऊपर। आपको मैक्सिमम बस दो डेटा के बारे में लिखना होता है और फिर इसके बाद आप दो डेटा को कंपेयर कर दो, आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं, इसका जो हम डेटा लिखेंगे, इसका जो सबसे पहली लाइन है कि इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ये वाली लाइन जरूर से याद रख लेना। ये जो वर्ड्स है ना, मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, तो आप ये वर्ड्स को जरूर से याद रखना। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द कपल्स विदाउट द चिल्ड्रंस दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 9%। देन फिर इसके बाद में कि जो कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी 9% अकाउंट करते हैं। फिर इसके बाद में कपल्स विद द चिल्ड्रन अकाउंट्स फॉर द 15% ऑफ पुअर हाउसहोल्ड्स। कि अब देखिए आपने क्या किया, यहां पर बेसिकली जो दो डेटा हैं उनको कंपेयर किया है। तो आपको दो डेटा को कंपेयर करना है, सिंपल से उनके बारे में एक एक पॉइंट लिखना है और आपको यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, ये है जो मिनिमम डेटा है वो हम लिख देंगे कि सिंगल एज्ड पर्संस एंड सिंगल एज्ड कपल्स पोर्शन फॉर द 12% टुगेदर फॉर द पुअर हाउसहोल्ड्स। जो सिंगल एज्ड पर्संस या फिर सिंगल एज्ड कपल्स हैं वो उनका जो है वो है 12% का है टोटल। ये हो गया। देखो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं किया, हमने सबसे पहले तो मैक्सिमम बता दिया, फिर उससे कम वाला बता दिया, फिर उसके बाद हमने दो डेटा को कंपेयर कर दिया, फिर लास्ट के अंदर हमने पूरा अच्छे से एनालिसिस कर दिया जिनका इक्वल डेटा था। और फिर लास्ट के अंदर हम लोग इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो कंक्लूजन में हम लोग इसकी स्टार्टिंग करेंगे कि ओवरऑल 14% ऑफ द हाउसहोल्ड्स इन यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी, कि 14% से ज्यादा जो हाउसहोल्ड्स हैं वो यूके में पॉवर्टी में रहते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि द यंगर जनरेशंस हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन द एज्ड काउंटर पार्ट्स। अब जैसे कि ये तो आपके यहाँ पे एनालिसिस का है, वो जो डेटा था उसमें आप देख सकते हो कि सबसे कम जो है यहाँ पर एज्ड कपल्स हैं वो काफी उनका डेटा कम है, और वहीं पर जो यंग कपल्स हैं उनका जो डेटा है वो ज्यादा है। तो ये आपको इसमें एनालिसिस से ही पता लगेगा, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए। देन फिर इसकी लास्ट वाली लाइन इस तरीके से रहेगी कि कपल्स विदाउट द चिल्ड्रंस हैड द बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन दोज विद चिल्ड्रंस, की जो कपल्स है जिनके पास में बच्चे नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो बेसिकली जिनके बच्चे नहीं है उनको एजुकेशन फीस नहीं उठानी पड़ती, उनको बाकी के एक्सपेंसेस नहीं उठाने पड़ते, तो वहां पर जो है उनकी एक तरीके से आप बोल सकते हो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उस केस में बेहतर है। तो ये कैसे पता लगेगा? आपको ये पढ़ के पता लग जाएगा, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल से जो आपने फर्स्ट डेटा लिखा है ना उसी को ही थोड़ा सा मैनिपुलेट या फिर उसको ही थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके आप इसको लिख सकते हो, इतना आसान था। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है जो कि हमारा ग्राफ क्वेश्चन रहेगा। ग्राफ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इनके डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द ग्राफ गिवन शोज अ एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ अ गोल्ड इन दुबई इन 2002 की आपको सेल्स गिवन है। तो इस डेटा के अंदर आपको सबसे फर्स्ट तो निकालना है कि इसमें पीक पॉइंट कौन सा है। तो हम अगर बात करें यहाँ पे पीक पॉइंट की, तो ये है पीक पॉइंट, ठीक है, ये तो हो गया इसका पीक पॉइंट। फिर इसके बाद में इसका लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये दो हो गए इसके लो पॉइंट, ठीक है, ये हो गए दो लो पॉइंट। और यहां पर इसकी स्टार्ट में क्या सेल थी, ठीक है, ये स्टार्टिंग के अंदर इसकी क्या सेल थी और ईयर के एंडिंग में इसकी क्या सेल थी, ठीक है। ये चार डेटा मैंने आपको बता दिए कि स्टार्टिंग में क्या थी, फिर उसके बाद में आप बताएंगे कि जो इस जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर इनकी सेल्स थी 200 मिलियन दिरहम्स, फिर उसके बाद में मार्च में इनका पीक था जिसके अंदर इनकी सेल्स थी 350 मिलियन दिरहम्स। देन फिर इसके बाद में सीधी फॉल हुई जुलाई तक, जुलाई के अंदर इनकी सेल्स थी ओनली एंड ओनली 100 मिलियन दिरहम्स, या फिर आप बोल सकते हो 120 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यहां पे आप लिखना ये जो है ये लोवेस्ट डेटा के लिए आप लिखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 120 मिलियन दिरहम्स। और फिर इसके बाद में इट बाउंस बैक इन अगस्त, फिर अगस्त के अंदर आप लिखेंगे कि इसकी सेल्स थी वो थी अप्रोक्सीमेटली रफली या फिर अराउंड आप लिख सकते हो 200 मिलियन दिरहम्स। फिर इसके बाद में डाउन गया, फिर इसके बाद में आप गया। तो ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया कि आप इसमें क्या लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। तो आप जब भी आपको पैराग्राफ का क्वेश्चन आए तो इसमें देखना कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, फिर इसका पीक टाइम कब गया था, फिर इसका लोवेस्ट टाइम कब गया था और इसका एंड कहां पे हुआ था। तो सबसे फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा, तो इसका इंट्रोडक्शन में सिंपल हम लोग लिखेंगे कि द लाइन ग्राफ डिस्पाइट्स द एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ गोल्ड इन दुबई, ठीक है। ये तो हमें बेसिकली पहली लाइन है हमारी, ये हमने रट रखी है। और फिर इसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन 2002। तो ये आप कहां से लिखा भैया, तो ये तो भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस था, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया कि 12 महीने की है, 2002 का डेटा दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हो कि 2002 के अंदर 12 महीने की सेल्स दी हुई हैं। फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि इन मिलियंस ऑफ दिरहम्स। अब ये कहां से पता लगा है, ये देखो ये यहां पर गिवन है मिलियंस ऑफ दिरहम्स, तो ये यहां पर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से पता लगेगी ये बात, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन हो गया। देन फिर इसके बाद में हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि इन जनवरी 2002 द सेल्स ऑफ स्टूड्स एट 200 मिलियन दिरहम्स, इट स्टेडली इंक्रीज्ड। अब देखिए यहां पर ये जो वर्ड इट स्टेडली इंक्रीज्ड, ये वाला जो वर्ड है ये जरूर से मार्क कर लेना कि इट स्टेडली इंक्रीज्ड थ्रू, ठीक है, इट स्टेडली इंक्रीज्ड थ्रू द नेक्स्ट मंथ एंड पीक्ड टू 350 मिलियन दिरहम्स। ये यहां पर जो है ये वैल्यू स्टेडली एकदम से इंक्रीज करी, या फिर आप बोल सकते हो कि द वैल्यू डायरेक्टली स्काई रॉकेट टू 350 मिलियन दिरहम्स। और फिर इसके बाद में इन द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर बोल सकते हो, या फिर इन मार्च बोल सकते हो, लेकिन ये जो है ये थर्ड मंथ ऑफ ईयर आप लिख सकते हो क्योंकि इसे थोड़ा अच्छा जो वजन वाली बात है वो यहां पे होती है। और फिर इसके बाद में आप यहां पे लिखेंगे कि हाउएवर द गोल्ड सेल्स स्टार्टेड टू अ प्लम्पेट ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड इट हिट्स द 110 मिलियन दिरहम्स
दिरहम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो यहां पे हमने लिखा है कि भैया हाफ, इसके बाद में क्या हुआ कि जो सेल्स है वो डाउन जाने लग गई, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि प्लम्मेट हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको याद रखना है। वो जो मैंने वर्ड्स बताए थे ना, पीछे रिवर्स करके देखना, उन वर्ड्स को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में यहां पे जो नेक्स्ट है कि अनएक्सेप्टेडली द सेल्स डबल्ड इन अगस्त, और सेल्स जो थी वो डबल हो गई अगस्त में, बिफोर कमिंग डाउन टू द सेम लेवल एज इन जुलाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि जो सेल्स थी अनएक्सेप्टेडली डबल हो गई, क्यों हुई पता नहीं क्यों हुई। फिर इसके बाद में फिर से वो डाउन होगी, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि फॉर द नेक्स्ट 2 months of the year the gold sale levels of 180 million dirhams and then slightly increased in a December। तो ये बेसिकली पूरा डेटा का हमारा ओवरव्यू हो गया, जो कि हमने यहाँ पे देखा था ना कि सबसे पहले वो डाउन थी, फिर उसके बाद में आप हुई। तो यहाँ पे ये डेटा आप देखोगे तो ये यहाँ पे डेटा है अप्रोक्सीमेटली 110, और फिर यहाँ पर है इसका डबल, तो डबल हो गया डेटा। तो ये डबल आप वर्ड लिखोगे तो ये अच्छा रहेगा। और फिर इसके बाद में लास्ट में अगर हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो हम कंक्लूजन इस तरीके से लिखेंगे कि ओवरऑल द एस्टिमेटेड गोल्ड सेल्स फ्लक्चुएट्स इन 2002। हम बोल सकते हैं कि भैया पूरे साल भर के अंदर ये फ्लक्चुएट होता रहा, ऊपर नीचे होता रहा। एंड द सेल्स वर द हाईएस्ट इन द मंथ ऑफ मार्च, और हाईएस्ट किसमें था, वो था मार्च में। एंड लोवेस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर, और जो सबसे लोवेस्ट था वो था जुलाई और सितंबर में। ये होता है कंक्लूजन में आपको कंक्लूड करना। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है कि द सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर वर ऑलमोस्ट द सेम एज देयर वर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, स्टार्टिंग में जितनी सेल्स थी उतनी ही साल के एंड में थी। तो ये था आपका पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ। और अगर आपको लेटर राइटिंग का भी देखना है तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लेटर राइटिंग भी देख सकते हो। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो देखो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिटरमिनर्स। अब देखो डिटरमिनर्स के अंदर आप जाकर के देखो कि इसके कितने टाइप्स हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, ये सब है बकवास। जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है, हमें अच्छा स्कोर करना है। और मैं आपका अच्छा स्कोर करवाने में पूरी हेल्प करने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक जो स्टूडेंट देख रहा है भाई 70 प्लस तो एटलीस्ट इंग्लिश के अंदर लेकर गए। अगर कुछ भी नहीं पढ़ाना यार तो सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अनसीन पैसेज की मैंने डाल दिया है, और उसके साथ में लेटर राइटिंग आपको मिल जाएगी। उसके फॉर्मेट है आपके पास में, कि उन लाइन को रट के जाओ, एग्जाम के अंदर वैसा का वैसा लेके आओगे तो फुल मार्क्स आपको गारंटीड मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनर्स की। तो सबसे पहले इसमें आते हैं आर्टिकल्स, ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ए को कहां पर यूज में लेंगे। ए को यूज में लेंगे हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, जहां पर की कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे कि अ चाइल्ड हो गया, अ बॉय हो गया, अ बर्ड हो गया। ऐसे केसेस के अंदर क्या लेंगे, यूज में लेंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन वहां पर क्या हो, वोवल साउंड हो। अब वोवल साउंड कौन से होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में होता है ए ई आई ओ यू। अगर ये साउंड आ रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है, एन यूज में लेना। अब स्टूडेंट गलती कहां पर करता है, हम जैसे कि यहां पे उसने देखा कि एन ऑनेस्ट है। अगर स्टूडेंट को साउंड की नॉलेज नहीं तो वो देखेगा कि यहां पर भैया ये तो है ना किससे स्टार्ट हो रहा है, ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, ये है कॉन्सोनेंट। तो इसकी जगह पर एन तो आपने गलत लिख दिया, इसकी जगह पे ए होगा। ये एकदम से गलत हो गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एच जो है यहां पे साइलेंट है, ऑनेस्ट। आप देखो क्या होता है ऑनेस्ट। इसी तरीके से आर, तो यहां पर आर के साथ में क्या है, यहां पर एच साइलेंट है तो उसके साथ में भी एन आ जाएगा। उसी तरीके से एन एक। तो ध्यान रहे कि आप एक बार उसको प्रोनाउंस करके देख लेना। और एग्जामिनर को ये बात बखूबी पता है कि तुम्हारा दिमाग कितना ही चलेगा, तो वो ऐसा कोई एक वर्ड दे देगा और उसके आगे सबसे पहला ऑप्शन लगा देगा ए, और आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ए तो सही है, और ए करेक्ट करके आ जाओ, फिर बोलोगे भैया गलती होगी। तो इसीलिए बोलता हूं कि ध्यान से सुना करो इसको। फिर उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है द। अब द हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं, द हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो या फिर एक कोई क्लास हो जिसकी बात करी जाए, और उसी के साथ में द को यूज में लिया जाता है किसी भी एक यूनिक नाउन के केस के अंदर। जैसे कि वो कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई एक प्लैनेट हो सकता है, जो कि क्या हो, एक यूनिक हो। और एक बात और ध्यान रहे कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, क्या है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ हैं, उनमें क्या आएगा, हमेशा द ही यूज में लिया जाएगा। यह बात ध्यान रहे कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करी जा रही है तो उसके अंदर क्या होगा, द को यूज में लेंगे। और एग्जांपल के तौर पर है यहां पर जैसे कि द सन हो गया, द ताजमहल हो गया। तो इस तरीके से जो मॉन्यूमेंट्स के नाम है तो वहां पे क्या आएगा, हमें सीधा सा आंख बंद करके क्या कर देना है, द को टिक कर देना है। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में अ फ्यू का लेकर के। अब ये जो अ फ्यू है या फ्यू है तो इसको आप ध्यान से समझो। तो अ फ्यू को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, जहां पे की बात करी जाती है प्लूरल काउंटेबल नाउन की, तो वहां पे हम लोग क्या यूज में लेते हैं, अ फ्यू को। और ये होता है एक पॉजिटिव वे के अंदर हम लोग इसे यूज में लेते हैं, जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो अब ये फ्रेंड्स क्या है, क्या आप फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो भाई, अंगुली के ऊपर गिन सकते हो कि 10 फ्रेंड है, 12 फ्रेंड है, तो काउंटेबल है और उसी के साथ में प्लूरल हो तो अ फ्यू आपको यूज में लेना है। और वहीं पर ये अगर अनकाउंटेबल है तो उस केस के अंदर हम लोग यूज में लेंगे अ लिटिल। ठीक है, तो अ लिटिल का नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको यूज में लेना है, नेगेटिव के अंदर आप अ लिटिल नहीं लिखोगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है तो उसके अंदर आपको यूज में लेना होगा लिटिल ओनली, उसमें से ए को आपको उड़ा देना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, आप तो सिंपल सा ये बात ध्यान रखो कि अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आप क्या यूज में लोगे, वो यूज में लोगे अ लिटिल। उसी के साथ में इसका एक एग्जांपल गिवन है हमें कि शी हैज अ लिटिल टाइम टू रिलैक्स नाउ। ठीक है, उसके पास में टाइम कैसा है, लिटिल है। अब ये टाइम क्या है कि क्या हम उसे मेजर कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है ना, तो इसीलिए ये वो हो गया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मच, और मैनी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है कि भैया इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो मच होता है ना, इसको यूज में लिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्लस ऑफ, जहां पर नेगेटिव सेंटेंस के साथ में इसे यूज में लेंगे। इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हीं के ही साथ में हम लोग इसे यूज में लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमें यहां पे दिया हुआ है कि आई डोंट हैव मच टाइम, कि मेरे पास में टाइम नहीं है भाई कि तुम्हारी मैं फालतू की बकवास देखूं, 6 घंटे की मैराथन देखूं, बिना नोट्स के तुम्हारे क्वेश्चंस देखूं, ये टाइम नहीं मेरे पास में, क्योंकि मेरे बोर्ड्स के पेपर आ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो आप इस वीडियो के ऊपर लाइक नहीं किया तुमने, यार कितना बड़ा पाप कर दिया है, मैं बता रहा हूं।
हूं आप कर रहे हो, अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैनी। मैनी को हम लोग कहां पर यूज में लेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। अब प्लूरल यहां पे बस ये ध्यान रहना है कि किसके साथ में प्लूरल काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। बस दो मैंने आपको अपोजिट बताया ना, तो आप इनको सिंपल से याद रखो कि अ फ्यू का मतलब कैसे? प्लूरल काउंटेबल, और इसके साथ में अ लिटिल का मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो आप अच्छे से याद रख लोगे। और फिर इसके बाद में इसको भी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के केस के अंदर ही यूज में लेते हैं, और इसका एग्जांपल हमारे पास में रहेगा कि आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, की मेरे पास में ज्यादा दोस्त नहीं है, तो क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूं? काउंट कर सकता हूं भाई। तो ये हो गया हमारा इन दोनों का। फिर इसके बाद में लास्ट 3 पॉइंट और बचते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 2 अल्टरनेटिव्स आर पॉसिबल। अगर कोई भी 2 अल्टरनेटिव पॉसिबल होते हैं कि ये और ये दोनों ही चाहिए, तो उस केस के अंदर हम लोग बोथ को यूज में लेते हैं। बोथ को, जैसे कि ही इज बोथ रेडी एंड विलिंग। तो अब यहां पर क्या है? 2 चीजें हो रही है, रेडी है और विलिंग है, तो इस केस के अंदर हमने बोथ यूज में लिया। और वहीं पर अगर कोई चॉइस अवेलेबल होती है तो उस केस के अंदर जो यूज में लेते हैं वो यूज में लेते हैं आइदर और या फिर नाइदर नोर हम लोग यूज में लेते हैं। और ये जो होता है ये होता है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, जहां पर कि हमें 2 चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि मॉडल्स में इनमें जो है सिंगुलर वर्ब ही यूज में ली जाती है। वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता हूं कि ये है क्या, सब्जेक्ट वर्ब का मतलब है क्या। तो देखो क्या होता है कि जब किसी 2 इंसान के बीच में लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको ना अपनी सिस्टर से कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो उसके साथ में आपका एग्रीमेंट होगा कि देख तो ये मेरा पेन ले ले और मेरे को वो चीज दे। तो बेसिकली आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से क्या होता है कि एक सेंटेंस जो होता है ना, वो हमारा फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, इन तीनों से फॉर्म होता है। तो जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं ना, इनके बीच का जो एग्रीमेंट होता है वही आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब होती है वो कैसे होती है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब के अंदर याद रखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि सिंगुलर वर्ब होती है ना, उनमें एस या फिर ईएस आता है। वहीं पर पैरेलल वर्ब होती है उनके अंदर ये नहीं आता, याद रखना। क्योंकि सब्जेक्ट में ऐसा होता है, चेयर होता है तो पैरेलल में उसका हो जाएगा चेयर्स, सिंगुलर के अंदर अगर पेन होता है तो पैरेलल के अंदर हो जाएगा उसका पेन्स। लेकिन यहां पे वर्ब में अलग होता है, डज का यहां पर होता है सिंगुलर के लिए, डू होता है पैरेलल के लिए, ईट्स होता है सिंगुलर के लिए, ईट होता है पैरेलल के लिए, और डांस होता है सिंगुलर के लिए, और डांस होता है पैरेलल के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। वर्ब में क्या होती है? पैरेलल वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं आता। देन फिर इसके बाद में पहला रूल, हमारा पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं ना, उनके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज लेना है। पहला रूल यह है कि फर्स्ट और सेकंड जो पर्सन है उसके साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन में आपके पास में आ जाएगा आई आ जाएगा, वी आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन में आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा यू, ठीक है। इन दोनों के लिए आपको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। अब देखिए यहां पर एक एरर आता है, लेकिन यहां पे आता है एक एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे यही पूछेगा। बट वाला जो पॉइंट है ना, ये ध्यान से सुना। इसमें लिखा हुआ है कि आई और यू जो होते हैं ना, इनके साथ में पैरेलल वर्ब को काम में लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। जैसे कि हमें ना यू हैज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यू हैव। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं यू आर माई स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट हो। अब जैसे कि मान लो कि मेरे क्लास में ज्यादा स्टूडेंट, तो भी मैं यही कहूंगा कि यू आर माई स्टूडेंट। तो यहां पर क्या होगा कि यू जो है यहां पर एक सिंगुलर के लिए भी यूज में लिया जाता है, पैरेलल के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पैरेलल वर्ब को यूज में लें, तो इसलिए यहां पर हैव हम लोग इसमें यूज लेते हैं। इसी तरीके से आई का एक्सेप्शन है, आई के साथ में आपको आई हैव लगाना पड़ेगा और आई डू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ये पहला वर्ब हमने पढ़ा था इसके अंदर आना चाहिए आई डज, लेकिन आई के साथ में डज नहीं आता है। ये बात आपको याद रखने, पहला रूल ये हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड रूल जो आता है हमारा, वो ये आता है कि जो एंड होता है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको ना एंड लगा दिया जाएगा बीच में और आप सोचोगे यार कौन सी वर्ब लगाऊं, सिंगुलर लगाऊं, प्लूरल लगाऊं, क्या करूं। तो देखो आपको यहां पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखना है। एंड के साथ में पैरेलल वर्ब जब भी डिफरेंट थिंग होगी, मतलब कि एंड के साथ में ना आपको पैरेलल वर्ब को यूज में लेना है जब उसमें डिफरेंट थिंग होंगे। एंड फिर इसके बाद में यहां पर आता है, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल यह है कि आयुष एंड रोहित हैव गॉन टू स्कूल। तो देखिए अब यहां पर ये जो एंड है ना, एंड का मतलब यहां पे इससे कोई भी नहीं है, ठीक है। एंड क्या कर रहे हैं? बेसिकली आयुष और रोहित हैं, 2 लोग हो गए ना, तो इसलिए हम लोग इसको पैरेलल में लेते हैं, क्योंकि अलग अलग है। अगर यही सिमिलर हो जाता है तो हम लोग यहां पे पैरेलल वर्ब काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे यहां पे सिंगुलर वर्ब। अब देखो ये कैसे होता है। अब जैसे कि यहां पे मैंने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बट अगर सेम आइडिया हो तो हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ब्रेड एंड बटर इज माय फर्स्ट चॉइस। ब्रेड और बटर मेरी पहली चॉइस होती है। तो अब यहां पे ब्रेड और बटर जो है ना, वो एक ही चीज है। जैसे कि ब्रेड के साथ में बटर है, तो यहां पे याद रखना है कि ब्रेड और बटर एक ही चीज है, तो इसलिए यहां पर हम लोग कौन सी वर्ब को यूज में लेंगे? सिंगुलर वर्ब को यूज में लेंगे। इसलिए यहां पर आ रहा है इज आ रहा है, और इसमें आ रहा है यहां पर हैव आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि एंड के साथ में आपको देखना है कि क्या सब्जेक्ट डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो हम लोग किसको काम में लेंगे? पैरेलल वर्ब को लेंगे। अगर सब्जेक्ट सेम है या फिर एक ही चीज को बिलोंग कर रहा है तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है हमारे पास में रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इन सभी चीजों में कंफ्यूज करता है। और कुछ भी नहीं है भाई, इंग्लिश ग्रामर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। इतनी इजी है कि आप बस इसको 10-15 मिनट अगर सही ढंग से आपको ट्रिक्स पता लग जाए ना, ग्रामर खत्म है एकदम से। तो यहां पर हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपके पास में वन ऑफ आ जाए तो आपको कुछ भी हो जाए, बस सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना। इसके पीछे का लॉजिक क्या भैया? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एक कोई भी, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए कि वन ऑफ माय स्टूडेंट इज कमिंग टुडे। मेरा कोई एक स्टूडेंट आज आ रहा है, तो सारे नहीं आ रहे ना, तो क्या हो गया? स्टूडेंट्स में से एक है, तो एक के लिए हम लोग सिंगुलर को काम में लेंगे। तो आप है ना इसकी हिंदी करके भी ना इनको आराम से कर सकते हो, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगे। देन फिर इसके
इसके बाद में अगला जो आता है, अगला रूल जो है ये है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं हमारे एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, नोवन हो गया, ये जो होते हैं ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनके साथ में हमें हमेशा एक सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी, समवन का मतलब होता है कोई भी, नोवन का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रह रहा है, तो इसलिए हम लोग कैसी वर्ब को यूज में लेते हैं? यहां पर हम लोग लेते हैं सिंगुलर वर्ब को यूज में। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5 है, इसमें आपसे एग्जाम में डेफिनेटली गलती होगी, तो इसको स्टार मार्क कर लो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और इसको लिख लेना कि अगर एग्जाम के अंदर किसी का नाम आता है, ठीक है, अगर एग्जाम में किसी का नाम आता है तो आपको सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि आप ये बताओ, जो न्यूज है, क्या है? न्यूज, ठीक है, न्यूज है ना, न्यूज के साथ में मैं क्या लगाऊंगा? मैं इज लगाऊंगा या फिर मैं इसके साथ में आर लगाऊंगा? ध्यान से देखना, देखो न्यूज है, न्यूज, एस है इसमें, एस, ये देखो ये वाला, ये एस है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लेंगे? आर को काम में लेंगे। ये गलत है, क्योंकि न्यूज तो उसका नाम है ना, उसकी सिंगुलर या पैरेलल उसके नाम से उसको जज नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर बैरिक्स हो गया, तो बैरिक्स के अंदर आएगा, स्पीसीज हो गया, स्पीसीज के अंदर आएगा, तो यहां पर क्या होगा? सिंगुलर ही काम में लिया जाएगा। तो ये गलती हो सकती है एग्जाम में। और फिर इसके बाद में रूल नंबर 6 है। रूल नंबर 6 में जैसे कि जो हमारे हैं ये है एज वेल एज हो गया, बट हो गया, बिसाइड्स हो गया, अलोंग विद हो गया, नथिंग हो गया, रेदर देन हो गया, लाइक, अनलाइक, ये सब जो होते हैं ना, इनमें आपको देखना होता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो वर्ब है वो डिसाइड होती है। सब्जेक्ट अगर पैरेलल है तो आपको पैरेलल वर्ब लगानी है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब को यूज में लेना है। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी इन एग्जाम ड्यूटी। अब देखिए यहां पर क्या है? प्रिंसिपल जो है ना, प्रिंसिपल तो है हमारा सिंगुलर और टीचर्स क्या है? ये है पैरेलल। तो अब यहां पे आपको क्या करना है? आपको देखना है कि यार दो से ज्यादा हो गए, पैरेलल हो गए, तो हम लोग क्या लेंगे? आर को काम में लेंगे। इस तरीके से आपको अपना लॉजिक से इसको सोचना है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडल्स की। अब देखिए मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आप लोग जो काम में लेते हो ना, विल, कैन, कुड, ये सब होता है। तो ये क्या होता है, कैसे उसमें लेता है? आपको कंफ्यूजन होता होगा ना, आज कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा जो मॉडल आता है वो आता है विल। अब विल को कहां पे काम में लेते हैं? विल को हम लोग वहां पे काम में लेंगे जहां पर कि हमारा कोई फ्यूचर प्लान हो या फिर हमारा कोई फ्यूचर इंटेंशन हो, जो कि है नहीं, कि हम फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, उसमें हम लोग विल को यूज करते हैं। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि आई विल विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पास में जाऊं। तो अभी ये क्या है? ये फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम लोग हमेशा विल को काम में लेते हैं। और फिर इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, सेकंड में यहां पर है, हम इसे एक और जगह पे काम में लेते हैं जहां पर कि हमें प्रॉमिस करना होता है, मेकिंग प्रॉमिस और अ कमिटमेंट, हमें किसी को कमिटमेंट करना होता है या फिर हमें कोई प्रॉमिस करना होता है, तो हम इसको काम में लेते हैं। तो अब एक कमिटमेंट आप भी करो, ये लिखो जल्दी से। देखो यार, अगर आप लिखोगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा, ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, देखूंगा मैं, जो भी लिखेगा ना उसको हार्ट में देने वाला हूं। तो यहां पर आपको लिखना है कि आई विल स्कोर 95 इन बोर्ड्स एग्जाम। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा कि मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर करूंगा, तो बेटा कोई नहीं है, बाहर से कितने भी आपको कहता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बार अंदर से आ गया ना, यार तू कर सकता है, और मैं ये जगाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम कर सकते हो, 95% ही है, बस ज्यादा नहीं है, 95 है भाई, बस 95। तो ये अपना कमिटमेंट करो कि भैया हम मिलेंगे आपसे, हम ही करेंगे 95% स्कोर, ठीक है। और इसको हम लोग कहां पे काम में लेते हैं? इसको हम लोग काम में लेते हैं ऑफरिंग टू डू समथिंग, मतलब कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि भाई ये कोई हेल्प करवा दो, या फिर हम किसी को बोल रहे हैं कि क्या तुम ऐसा कुछ करोगे। तो एग्जांपल के तौर पर यहां पे है कि ये देखिए एग्जांपल ये है कि विल यू हेल्प मी इन कुकिंग, क्या तुम मेरी कुकिंग में हेल्प करोगे? तो एक तरीके से आप किसी से हेल्प के लिए पूछ रहे हो, तो इस केस के अंदर भी आप विल को यूज कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कैन। कैन को हम कहां पे यूज में लेते हैं? कैन को हम वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि हम कोई भी जो एबिलिटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके पास में कोई भी एबिलिटी होगी, आप उसको बताने के लिए क्या कहोगे? जैसे कि मैं बोलता हूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकता हूं, तो क्या ये मेरी एबिलिटी है। आई कैन टीच स्टूडेंट्स वेरी वेल, तो ये क्या है? ये मेरी एबिलिटी है कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सकता हूं। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी एबिलिटी की बात है वहां पर आंख बंद करके कैन को लगा। और इसके अलावा कैन को हम लोग यूज कर सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आप कैन को यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो? कैन का एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है कि कैन यू प्लीज कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो कि उससे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपनी रिक्वेस्ट उसको एक्सप्रेस कर रहे हो। और फिर इसके बाद में लास्ट है इसका एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की, तो उसमें भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आ रहा है कि इट कैन रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है। अगर हमें फ्यूचर की एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन करना हो, अगर एग्जैक्ट जो हमारे को पता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वहां पे हम लोग विल को यूज में लेते हैं। और अगर हमें प्रेडिक्शन करनी हो फ्यूचर की, तो वहां पे हम लोग कैन को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कुड। और कैन में डाउट होगा कि कैन और कुड कहां पे काम मिलेंगे। तो कैन और कुड को सिंपल से याद रखो कि जो हमारा कैन है ना, ठीक है, कैन को आप ये मान लो कि कैन की जो पास्ट है ना, कैन का अतीत वो है ये, ठीक है, कि पास्ट के अंदर बेसिकली आप क्या करते हो? एबिलिटी बता रहे हो कि आप पास्ट में क्या कर सकते थे। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये है कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं जब जवान था ना, मैं ना बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था। ये बुड्ढा इंसान बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से आप अपनी एबिलिटी को बता रहे हो कि पास्ट में ऐसा हो सकता था। और कैन को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि ऐसी हमारी एबिलिटी है जो कि अभी प्रेजेंट में है हमारे पास में। ये समझ रहे हो ना डिफरेंस? कि कुड क्या है? कैन का पास्ट है, जिसके अंदर कि पास्ट के बारे में बात करी जाती है कि मैं ऐसा करता था, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा बी वाला, बी के अंदर कहा गया है कि अगर आपको कोई भी पॉसिबिलिटी बतानी हो भैया पास्ट के अंदर ही कि ऐसा कुछ पॉसिबल था, ऐसा कुछ हो सकता था, तो वहां पे आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्कोर बेटर, अगर मेरे पास में थोड़ा टाइम और
स्कोर होता ना तो मैं और अच्छा स्कोर कर सकता था। ये भी हो सकता है कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कैन फिनिश माय होमवर्क। तो इस तरीके से आपको देखना है कि क्या पास्ट में जा रहा है या फिर फ्यूचर में जा रहा है। मैंने सॉरी कुड की जगह पर कैन बोल दिया, उसको करेक्ट कर लेना कि इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड फिनिश माय वर्क। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि आप कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी कुड को काम में ले सकते हो। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि इफ इट रेन वी कुड स्टे इंडोर्स, अगर बारिश होती है तो हम लोग घर पे रहेंगे। ये इस तरीके से कि आप एक तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो कि बारिश हो रही है तो हम लोग घर पे रहेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मे हम कहां पे यूज में लेंगे? मे को हम वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि हम कोई सजेशन दे रहे होते हैं। जैसे कि आप किसी को सजेशन दे रहे हो, यहां पर आपने बोला है कि वी मे वांट टू अराइव अ लिटिल अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। बेसिकली आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि हमें ना थोड़ा ना जल्दी आना चाहते हैं ताकि ना हम ट्रैफिक से बच पाए। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी सजेशन करते हो तो वहां पे आपको जो यूज में लेना होता है वो लेना होता है मे। और जो मे होता है इसको फॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ये वेरी फॉर्मल होता है, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज किया जाएगा मे और कैन में, और उसके साथ में आपको कंफ्यूज करेंगे माइट में, ठीक है। तो आपको अभी ये तीनों के बारे में अभी माइट बाकी, तो उसके बाद में आपको इनका एक कंक्लूजन बताता हूं कि आपको कहां पे इनको यूज करना है। और इसके अलावा आप जो मे है इसको यूज करते हो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज में होता है परमिशन के लिए। क्या परमिशन अगर आप कर रहे हो तो उस केस के अंदर हम जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं मे को। जैसे कि आप क्लास में एंटर करते हो तो आपने बोलते हो कि मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आप परमिशन अगर मांग रहे हो तो उस केस के अंदर आपको मे को यूज करना है। और यहां पर जो मे होता है जैसे कि मे आई यूज योर फोन टू मेक अ कॉल, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं एक कॉल के लिए? तो इस तरीके से अगर आप कोई से परमिशन ले रहे हो तो वहां पे हम मे को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है माइट। माइट जो है सिमिलर है, एग्जैक्टली माइट इज सिमिलर टू मे बट कंसीडर्ड लेस फॉर्मल। जो माइट है मे की जैसा ही, लेकिन इसके अगर आपको ज्यादा फॉर्मलनेस चाहिए तो वहां पे मे ही आपको यूज करना। अब इसको हम लोग यूज में वहां पे लेते हैं जहां पे कि कंडीशनल होता है। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? कंडीशनल का मतलब ये हुआ कि इफ आई फिनिश माय वर्क ऑन द टाइम आई माइट गो फॉर अ वॉक। अगर मैं मेरा वर्क टाइम पर करता हूं देन फिर उसके बाद में मैं वॉक पर जाने वाला हूं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जहां पर भी कंडीशन का हो ना वहां पे हम लोग माइट को यूज करते हैं, वहां पे मे को यूज नहीं करेंगे। और इसके अलावा कहां पे यूज करते हैं? इसके अलावा हम लोग इसे यूज करते हैं कोई परमिशन या फिर सजेशन के लिए। बेसिकली सबसे ज्यादा आपको इसमें याद रखना है कि सजेशन जो होता है वहां पे हम लोग माइट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब जैसे कि यहां पर है कि माइट आई सजेस्ट ट्राइंग द वेजिटेरियन ऑप्शन फॉर द डिनर टुनाइट। आज के डिनर के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि यार आज का वेजिटेरियन डिनर कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो होते हैं जिसके अंदर आप सजेशन दे रहे हो तो वहां पे हमें इसको क्या करना है, वहां पे हम माइट को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा मस्ट। मस्ट को हम लोग कहां पे यूज में लेंगे? देखो यार इसमें और एक शुड है, इन दोनों के अंदर बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। तो अभी ध्यान से समझो कि मस्ट को कहां पर काम में लेना है। मस्ट को हम वहां पे काम में लेंगे जहां पे कि ऑब्लिगेशन होगा, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है कि ऐसा करना है। जहां पर कि स्ट्रांग ऑब्लिगेशन होता है वहां पर हम मस्ट को यूज में लेते हैं। जैसे कि यहां पर है कि यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, ये ऑब्लिगेशन। तो जहां पर भी एक स्ट्रांग ऑब्लिगेशन हो जिसपे कि सभी को ही मानना पड़ेगा वहां पे हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन अगर आप किसी को कर रहे हो तो वहां पे भी आप इसको काम में ले सकते हो। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है, यू मस्ट कम एंड विजिट अस व्हाइल यू आर इन लंदन। अभी अगर तुम लंदन में हो तो हमारे पास में जरूर से आना, ठीक है। एक स्ट्रांग ऑब्लिगेशन लगा रहे हो भैया तुम हो ही लंदन में तो हमारे घर पे भी जरूर से आना। और फिर इसके बाद में यहां पर आता है नेसेसिटी। अगर कोई भी है जो कि नेसेसिटी होता है जहां पर कि जरूरी होता है वहां पे भी हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यह है कि वी मस्ट लीव नाउ और वी विल बी लेट, कि या अभी हमें निकलना होगा अदरवाइज हम लोग जो है वो लेट हो जाएंगे। तो यहां पर क्या नेसेसिटी कि हमें जल्दी निकलना है क्योंकि हम लेट हो जाएंगे। तो जहां पर भी जरूरत होती है, सबसे पहला जरूरत होती है, दूसरा यहां पर कि स्ट्रांग ऑब्लिगेशन होता है, और तीसरा यहां पर कि एक स्ट्रांग रिकमेंडेशन होती है, वहां पे हम लोग मस्ट को यूज करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये नोट करके देख लेना भैया, नोट करके यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि मस्ट जो है हमारा मस्ट 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 एक्सप्रेस ए स्ट्रांग सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कंपेयर टू शुड। शुड के कंपैरिजन में मस्ट का एक स्ट्रांग ऑब्लिगेशन होता है। अब जैसे कि हम लोग शुड को देखें, शुड को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर कि हम एडवाइस करते हैं। अब एडवाइस जैसे कि यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम इफ यू वांट्स टू डू वेल। हम उसे सजेस्ट कर रहे हैं, भैया एडवाइस दे रहे हैं कि बेटा अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वहां पर हम लोग शुड को यूज करते हैं। और इसके अलावा हम बताते हैं ऑब्लिगेशन को, ऑब्लिगेशन के केस में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रांग ऑब्लिगेशन नहीं होता। अब जैसे कि यहां पे एग्जांपल में है कि चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। बच्चों को अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अब ये स्ट्रांग ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं है, तो यहां पे हम लोग शुड को यूज कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है सजेशन के लिए भी हम लोग शुड को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वी शुड गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क आफ्टर लंच। यहां पर एक स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब कि आप जाओगे जरूरी नहीं है, हमें वो आप एक तरीके से उनको सजेस्ट करो कि भैया खाना खाने के बाद में हमें पार्क में चलना चाहिए वॉक के लिए, ये आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से उनको सजेस्ट करो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वुड जो है, वुड को थोड़ा ध्यान रखना, वुड होता है एक रिक्वेस्ट के लिए। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे हम लोग वुड को यूज करते हैं। जैसे कि यहां पर वुड यू माइंड इफ आई यूज्ड योर रेस्टरूम। क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैंने तुम्हारा रेस्टरूम यूज कर लिया हो? तो मतलब आप बता रहे हो कि भाई कर चुका हूं मैं, अब बुरा मान तो मान ले, ठीक है।
देन फिर इसके बाद में आप इसको वहां पे यूज करते हो जहां पर कि आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर इसमें लिखा हुआ है कि वुड यू लाइक सम टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगी। तो जहां पे हम किसी को ऑफर कर रहे हैं कि भैया, जैसे कि आप किसी को घर पे आते हैं उनसे ऐसे ही बोलते हो ना कि चाय कॉफी लेंगे क्या, तो जहां पर भी आप किसी को कुछ ऑफर करते हो तो वहां पे आप वुड को यूज करते हैं। अब इसका जो पूरी समरी है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी समरी भैया पूरी पूरी ये है, यही है पूरा पूरा सारांश जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसका सारांश ये है। सबसे पहली बात ये है कि विल को हम वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि एक प्रॉमिस की बात होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो जहां पर फ्यूचर की ज्यादा बात होती है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की ज्यादा बात होती है, वहां पे हम लोग विल को यूज करते हैं। विल की खास बात होती है जहां पर प्रॉमिस होगा वहां पे हम इसे यूज करेंगे। मे को हम वहां पे यूज लेते हैं जहां पर की पॉसिबिलिटी होती है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, वहां पे हम लोग मे को यूज करते हैं। कैन को हम यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, मस्ट को हम यूज करते हैं नेसेसिटी के लिए और एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए और एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, और इसके साथ में ऑट टू को हम यूज करते हैं कोई भी एक मोरल ड्यूटी के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि वी आउट टू वर्क हार्ड, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। और फिर इसके बाद में यहां पर नोट करके दो मॉडल्स के बारे में और लिखा हुआ है जिनसे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है और हम उसे गलत कर देते हैं। तो यहां पर यूज्ड टू जो होता है ये होती है हमारी पास्ट हैबिट के लिए, हम लोग इसे यूज करते हैं, यूज्ड टू पास्ट हैबिट। और फिर इसके बाद में आई यूज्ड टू स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं ना स्विम करता था जब मैं ना पुराना मतलब कि जवान था जब करता। देखो ये हर बार है ना यंग यंग वाला वर्ड आ रहा है तो समझ लेना इसको। फिर इसके बाद में यहां पर नीड टू का होता है, वो होता है एडवाइस की, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो वहां पे आप इसको यूज में ले सकते हो, जैसे कि आयुष नीड्स टू बाय कार, एक तरीके से आप उसको एडवाइस करो कि भैया आयुष, आयुष यानी मैं, कि तुम्हें कार की जरूरत है, यू नीड अ कार। तो इस तरीके से आप जहां पर एडवाइस का काम होता है वहां पर आप नीड टू को यूज करते हो। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जो कन्वर्जन होते हैं ना, हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कैसे कन्वर्ट करें, यहां पर ही सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये है एक आप लोगों के लिए मैजिक टेबल है, आप ये इसको याद रख सकते हो कि भैया ये टेबल्स है ना, आपके सारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर इज एम आर है तो उसको आंख बंद करके वॉज वर में कन्वर्ट कर देना है, और अगर वॉज वर है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे हेड बिन में, और अगर हेड बिन है तो उसको हम हेड बिन ही रहने देंगे, उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और अगर हैज और हैम है तो उसके हेड में कन्वर्ट करना है, और अगर हेड है तो हेड के साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल से याद रखो, प्रेजेंट को पास्ट में करना है, और अगर पास्ट आ रहा है तो पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करना। अब जैसे कि प्रेजेंट के अंदर क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर, ठीक है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। अब पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। अब अगर वॉज और वर आ रहे हैं तो इसको हमें आगे कन्वर्ट करना होगा, आगे किस में जाएंगे, हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग कौन सी वर्ब को यूज करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को, वो करते हैं हेड को, तो हम इनको कन्वर्ट कर देंगे हेड बिन में। और फिर इसके बाद में जैसे कि अगर हैज और हैव आ गया प्रेजेंट में तो हमें सीधा पास्ट के ऊपर चला जाना, पास्ट परफेक्ट के ऊपर। तो हैज और हैव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेड में, ठीक है, ये बात याद रखना, हैज और हैव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हेड में, ठीक है। और अगर हेड है तो हेड के साथ में तो कोई भी चेंज नहीं करना। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है कुछ ये फॉर्म्स है, ये आपको याद रखनी, जैसे कि अगर आगे आपके पास में डू आ गया तो आप इसको डिड में कन्वर्ट कर दीजिए, डिड आ गया तो आपको इसको हेड डन में कन्वर्ट कर देना है। फिर इसके बाद में हेड डन अगर आ रहा है तो उसके साथ में कोई भी चेंज नहीं होगा, अगर हेड आ जाता है ना लास्ट में खत्म, कोई भी चेंज नहीं, उसमें तो करना ही नहीं। और लास्ट में जो है वो ये है विल और शैल अगर आता है तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे शुड में, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर मान लो कि जो आप कन्वर्जन करने जा रहे हो उसमें ये आ गया, क्या आ गया उसके अंदर, मैं बोल देता हूं कि उसके अंदर आ गया है ये वॉज और वर आ गया, तो आप क्या करोगे, क्या आप इधर से इधर जाओगे। और चलो इसमें तो आप समझ गए कि मैंने समझा दिया कि हम इसे प्रेजेंट में पास करते हैं, तो लेकिन हम शुड से तो इधर जा ही सकते हैं ना, इसमें थोड़ी गलती है, जा सकते हैं ना, लग रहा है ना जा सकते हैं, ये गलती मत कर देना बस। हम बस एक ही वन वे रास्ता है इसमें कि विल शैल है तो आप उसको शुड में जा सकते हो, लेकिन शुड से वापस विल शैल को कन्वर्ट नहीं करोगे, ये याद रखना। और फिर इसके बाद में एक और कुछ है, तीन और हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है हमारा मे और कैन को हम कन्वर्ट करेंगे माइट में और कुड में, और बाकी का जैसे कि अगर कुड है, माइट है, शुड है, वुड है, आउट टू है, यूज्ड टू है, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, याद रखना, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। उल्टा मत करके आ जाना, शुड है तो उसको शैल में करके आगे, फिर उसके बाद में आकर के देखोगे यार गलती कर दिया, ये तो गलत पढ़ा भैया ने, तो इसीलिए फिर से बता रहा हूं कि हम उल्टा नहीं जाते, विल और शैल से हम इसके ऊपर चले जाएंगे, शुड के ऊपर चले जाएंगे, मे और कैन से हम माइट के ऊपर और कुड के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इनसे वापस से नहीं आ सकते। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि मस्ट जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं हेड टू के अंदर, मस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं हेड टू में, तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। देन फिर इसके बाद में यहां पे मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और ये कन्वर्जन ये इसमें रिपोर्टेड स्पीच में और कुछ भी नहीं है, बस कन्वर्जन जिसको याद है उसको पूरा पूरा आता है ये, और उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं कि अगर सेड टू आता है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में, और अगर से टू आता है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे टेल में। और हमेशा याद रखना कि नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, कोई भी ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में नहीं आएगा। देन फिर इसके बाद में जो ये कन्वर्जन है यही देख करके आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, या फिर अगर फिल इन द ब्लैंक में आता है, फिल इन द ब्लैंक टाइप में ज्यादा आएगा, तो वहां पर आप देखना ये एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे बोलेगा कई बार इनकरेक्ट निकालो, तो क्या करता है कि टुमारो जो होता है उसको द नेक्स्ट डे ना लिख करके उसको टुमारो ही लिख देता है। तो ये गलतियां थोड़ी थोड़ी पकड़ के रखना, जैसे कि जस्ट को आपको कन्वर्ट कर देना है देन में, कैन को आपको कन्वर्ट कर देना है कुड में, दिस को कन्वर्ट कर देना है दैट में, विल को कन्वर्ट कर देना है वुड में, एगो को कन्वर्ट कर देना है बिफोर में, हेयर को देयर कर देना है, टुडे को दैट डे कर देना है, और फिर इसके बाद में यस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देना है, लास्ट नाइट को आपको कन्वर्ट करना है द प्रीवियस नाइट, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये नहीं याद होगा तो लास्ट नाइट को याद रखना। फिर इसके बाद में
तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रेजेंट है उसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, इज एम आर है तो वो वाज वर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल पास्ट है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है रॉट, तो हम क्या करेंगे हैड रिटन लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। इस तरीके से हमने इसे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो टॉपिक है वो है टेंसेस। अब देखो टेंसेस जो है ना ये है बहुत बड़ा, अगर आप इसको अभी पढ़ने बैठोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो टेबल है ना बस इसको याद रखना, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इस टेबल के अंदर आपको पता है कि टेंसेस तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इनका जो फॉर्मेट होता है ये जरूर से याद रखना। जैसे कि फॉर्मेट बेसिक ये क्या होता है, बेसिक फॉर्मेट जो हमारे पास में रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब आएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मेट है, इसको याद रखो, जो कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरा रहेगा। तो इसमें बस ये याद रखना कि किस में कौन सी वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। अब जैसे कि यहां पे मैं आपको बताता हूं, यहां पे हम लोग जो सिंपल टेंस अगर होता है तो सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल में हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, और इसके साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं एस या फिर ईएस। ठीक है, और वहीं पर अगर पास्ट की हम बात करें तो पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है, और फ्यूचर जो है फ्यूचर के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, लेकिन यहां पे जो ऐड होता है वो होता है विल, हम लोग इसमें ऐड करते हैं। देन फिर इसके बाद में अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर बस एक सिंपल सा चेंज आता है कि जो सिंपल था उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड करना है। और एक और बात इंपॉर्टेंट, यहां पर हमेशा चाहे से प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं इज, एम और आर। और यहां पे जो हमारा एम है, एम हम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में लेते हैं, आई के साथ में काम में लेते हैं। और जो हमारा इज है उसको हम लोग लेते हैं सिंगुलर के साथ में, और जो हमारा आर है, आर को हम लोग लेते हैं पैरेलल सब्जेक्ट के साथ में। और ऐसा ही हमारा किस किसके साथ में होता है, ऐसा ही होता है जो हमारे वॉज और वर होते हैं। यहां पे जो वॉज है, वॉज को हम लोग किसके लिए काम में लेते हैं, सिंगुलर के लिए। बस ये याद रख लो, सिंगुलर का एस और वॉज का एस। ठीक है, एस से एस मिला दो तो क्या हो गया, वॉज को हम सिंगुलर के लिए यूज में लेते हैं। तो ये याद रखने की ट्रिक है कि अगर आप भूल जाओ कि कहां पर क्या हो रहा है, वॉज वर समझ में नहीं आ रहा, तो सिंपल से याद रखो वॉज के अंदर लास्ट में एस आता है तो इसको हम लोग सिंगुलर के लिए काम में लेंगे। फिर इसी तरीके से इसमें फ्यूचर में जो इसका रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, लेकिन इसमें एक जो एडिशनल आता है वो आता है यहां पर विल बी यूज में लिया जाएगा। क्या, विल बी आ जाएगा इसमें। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है वो आता है परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट, ये इसको कहा जाता है। सिंपल परफेक्ट में अलग अलग बात होती है, बस एक बात इन सभी में कॉमन होती है, याद रखना कि इनमें सभी में ना वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में लेते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर चाहे से प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, बस इसमें डिफरेंस होता है इनकी हेल्पिंग वर्ब का। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जो हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज में लेते हैं वो लेते हैं हैज। ठीक है, हैज क्या है, ये है एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम लोग यूज में लेते हैं प्रेजेंट में। अब इसको कहां पे यूज में लेना है, इसको आपको वहां पे यूज में लेना है जहां पर क्या आपका जो सब्जेक्ट है वो हो सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वहां पे हम लोग हैज को यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो हो जाए पैरेलल, मतलब उस केस के अंदर हम लोग किसको काम में लेंगे, वो लेंगे हैव को। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। ठीक है, हैड एक हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बस हैड है। फिर चाहे से आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, आपको लगा देना, बिना सोचे समझे लगा देना। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कौन सा, फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन उसके साथ में हमें यूज में लेना होगा विल हैव, विल हैज, वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आता है प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, वही हमारा रहेगा जो कंटीन्यूअस में करा था, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, इसमें हमें ऐड करना होगा बस बीन ऐड करना है। जैसे कि परफेक्ट में जो था हैज और है, वहां से हेल्पिंग वर्ब ले ली, और कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। तो इसके पास में हमारे पास में जो रिजल्टेंट रहेगा वो ये रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हैज और हैव के साथ में बीन हम लोग इसमें यूज करेंगे। और वहीं पर ही अगर हम लोग बात करें पास्ट की, तो पास्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज करेंगे, वो करेंगे हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑफ आपको हैड बीन इसमें यूज करना है। और फिर लास्ट में आपको यूज करना है जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा, और इसके साथ में हम लोग ऐड कर देंगे विल हैव बीन। तो इस तरीके से आपको इनके बेसिक फॉर्मेट याद रखने हैं, इस टेबल को याद रख लो, आपके टेंसेस कवर हो जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फिल इन द ब्लैंक वाला है। तो इसमें जो पूछा गया है, ये सेंटेंस गिवन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो इसमें दिया गया है कि द ट्रेजर एंड द सेक्रेटरी लेफ्ट फ्रॉम द बैंक। अब इसमें ए बी सी डी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सेंटेंस हमारा ये है कि द ट्रेजर एंड द सेक्रेटरी लेफ्ट फ्रॉम द बैंक। तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखो, जब कभी भी ऐसा आता है जहां पर कि आपको हेल्पिंग वर्ब का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ध्यान रहे कि आपका जैसे कि हैज हो गया, या फिर उसी के साथ में इज हो गया, या फिर उसके साथ में हो गया वॉज हो गया, तो ये सब जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं सिंगुलर के लिए, और इसके अलावा बाकी के किसके लिए रहेंगे, प्लूरल के लिए। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट कैसा है। तो यहां पर सब्जेक्ट देखो, एक है ट्रेजर और एक है सेक्रेटरी, तो ये इंडिविजुअल है, लेकिन ये दोनों ही सब्जेक्ट है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। तो प्लूरल होने की वजह से जो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सोचना है। और अगर वहीं पे ही इसमें एक ट्विस्ट हो जाता है कि एंड की जगह पर अगर और हो जाता, तो इस केस के अंदर क्या होता कि यहां पर आपको जो यूज में लेना था, नोट डाउन कर लेना कि अगर एंड की जगह पर और होता, मतलब कि दो चॉइसेस होती, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट होने की वजह से क्या होता, यहां पे हैज इसका आंसर होता है। ये
आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन सीधे आएंगे, तो इसमें सबसे पहला काम क्या रहेगा, हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो अब जैसे कि जो सेंटेंस हमें गिवन है वो ये है कि द स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू कश्मीर इन समर ब्रेक। तो अब आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें टेंस कौन सा है। तो इसमें टेंस आपको मिलेगा कि भैया ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब ये कैसे पता लगा आपको, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रही है टूर को, मतलब कि अभी हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब इसमें कौन सी वर्ब आएगी, तो स्कूल है, स्कूल के लिए क्या यूज में लेंगे, इज यूज में लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइज है, तो इसके साथ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सोचना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसमें कन्वर्सेशन दिया हुआ है टूरिस्ट और गाइड के बीच में। टूरिस्ट बोलता है कि वेयर इज द एग्जिबिट सेक्शन ऑफ द फोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर गाइड ने दिया है कि इन द फार कॉर्नर ऑन द सेकंड फ्लोर। तो अब आपको इसका कन्वर्जन किस तरीके से लिखना है, जैसे कि द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड वेयर द एग्जिबिशन सेक्शन ऑफ द फोर्ट टू व्हिच द गाइड रिप्लाइड, ठीक है। अब आप आंसर इसका किस तरीके से लिखोगे, रिप्लाइड दैट, फिर उसके बाद में इन द फार कॉर्नर ऑफ द सेकंड फ्लोर। अगर आपने इस तरीके से यही आंसर सोच रहे हो तो आप यहां पे गलत हो। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो मिसिंग है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही आपको सेंटेंस में, तो आपको खुद से हेल्पिंग वर्ब इंक्लूड करनी होगी। प्लस ऑफ अगर कोई आंसर है, ठीक है, अगर ये बात किसी आंसर की है तो उसमें आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस भी यूज में लेनी होंगी। अब आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसी को ही लिख दोगे, आपको प्रीपोजिशंस हेल्पिंग वर्ब को यूज में लेकर के लिखना है। और ये जो आंसर्स होते हैं उसके लिए अलग होता है, क्वेश्चंस के अलग, दोनों क्वेश्चन है। ये आंसर वाला क्वेश्चन है और एक है हमारे पास में क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से रहे। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो हमारे पास में रहेगा कि रिप्लाइड दैट इट, ठीक है, इट आएगा क्योंकि हम आंसर दे रहे हैं, तो इट वाज ये होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब इन द फार कॉर्नर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये सेंटेंस इसमें यहां से कॉपी करके इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहे कि इट यहां पे इसमें यूज लिया गया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं। तो डायरेक्शनल जो प्रीपोजिशन है ये कौन सा है, ये है डायरेक्शनल प्रीपोजिशन है, जिस वजह से इसको यहां पे हमने यूज में लिया है। फिर उसके बाद में वाज इसके साथ में है एक हेल्पिंग वर्ब जो कि पास्ट के अंदर हम लोग यूज में लेते हैं। इसीलिए ध्यान रहे क्योंकि एग्जाम में गलतियां होती हैं, यही छोटी छोटी गलतियां होती है जो कि एग्जामिनर को पता होती है कि स्टूडेंट सीधा आंसर दे देंगे, लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक है कि अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना, तो ध्यान से सुना। वो ये है कि द कोच होप दैट इन द एब्सेंस द टीम वुड, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन रहेगा विद द प्रैक्टिस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया और जिसका आंसर सही होगा तो भैया ग्रामर के अंदर तुम्हारा एक नंबर पक्का है क्योंकि तुम अब इसको समझ चुके हो। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर कर पाता है। फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एरर करेक्शन से क्वेश्चन है। तो अगर आपने एरर करेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, आंसरिंग पैसेज वाला नहीं देखा, लेटर राइटिंग वाला नहीं देखा, अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर, बस उन्हीं को ही देखकर चले जाओ, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया है कि आपको ये जो सेंटेंस गिवन है इसमें से एरर और करेक्शन निकालना है। जैसे कि द चिल्ड्रन चीयर्स लाउडली व्हेन देयर कैप्टन स्कोर्ड द विनिंग गोल, कि भैया वो जो बच्चे थे ना बहुत ज्यादा खुश हुए थे। तो अब आप देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट जो काम होता है हमारा आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने गोल स्कोर कर चुका है। तो यहां पर कौन सा टेंस है, यहां पर जो टेंस है हमारे पास में वो है पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम होता है वर्ब को चेक करना। तो यहां पर देखिए द चिल्ड्रन चीयर्स, तो अब यहां पर ये है चीयर्स है इसके अंदर वर्ब, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे कौन सी आनी चाहिए, पास्ट के अंदर आनी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या एरर हो गया, चीयर्स इसका एरर हो गया, करेक्शन हो गया इसका चीयर, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो गया। तो अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दिया गया कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें कहा गया कि द टीचर इज होपिंग टू पुट ऑफ पुट डाउन या फिर पुट ऑन एन आर्ट एग्जीबिशन बिफोर द ईयर एंड्स। तो अब यहां पर ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं इनमें आप ध्यान से देखो, जैसे कि जो पुट ऑफ है इसको हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं, जब भी हमें कोई भी चीज पोस्टपोन करनी होती है कि नहीं भाई पुट ऑफ ऑन दैट डे, ठीक है, कि जिस भी चीज को हमें मतलब कि करना नहीं है उसको आगे टालना है, उसके अंदर आप याद रखेंगे। और वहीं पर ये जो पुट अप है ये किसी भी चीज को जैसे कि इंस्टॉल करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसका एग्जांपल है कि पुटिंग अप द पोस्टर्स। तो ये क्या है कि यहां पर क्या कर रहे हो, पोस्टर को रख रहे हो, मतलब कि पोस्टर को लगा रहे हो। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हम पुट अप करते हैं और उसी को उतारने के लिए हम लोग पुट डाउन करते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द टीचर इज होपिंग टू एन आर्ट एग्जीबिशन बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। यहां पर क्या किया जा रहा है, पोस्टपोन नहीं किया जा रहा, उसको बोला जा रहा है कि पहले लाओ। तो पोस्टपोन के लिए हम लोग पुट ऑफ करते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग उस इवेंट को जल्दी करवाना चाहते हैं, तो इसलिए यहां पर हम लोग पुट ऑन इसमें यूज में लेंगे। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है आपको रिपोर्टेड स्पीच गिवन है, किसके बीच में, लता के बीच में, रुषा के बीच में कन्वर्जन है। इसमें कहा गया है कि व्हाट एक्टिविटी डिड यू एंजॉय द मोस्ट इन द समर कैंप। तो उसका उसने रिप्लाई दिया, जैसे कि आंसर वाला क्वेश्चन है तो आप इसमें ध्यान रखेंगे वो ये है कि आई एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे कि लता आस्क्ड उषा व्हाट एक्टिविटी डिड शी एंजॉय द मोस्ट इन द समर कैंप। तो उषा रिप्लाइड दैट। तो इसका जो कन्वर्जन है उसमें सबसे पहला काम आता है कि कौन सा टेंस इसमें यूज में लिया जा रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहां पर कि आई एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। तो यहां पर आप देखेंगे कि कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस होता है तो इसे हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, इसे बच्चे क्या करते हैं, पास्ट होता है तो उसको प्रेजेंट में कर देते हैं, फ्यूचर में कर देते नहीं, पास्ट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, वो किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में इसका कन्वर्जन होगा। तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्जन होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए कि उषा रिप्लाइड दैट शी। अब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर आपको हेड को इंक्लूड करना होगा। शी हैड एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। बस ये खत्म बात, इतना सही। इसको एज इट इज इसके बाद में कॉपी कर देना, इसमें आई नहीं आएगा, वो आएगा कि शी हैड एंजॉयड द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई द एरर। एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे एग्जाम में, तो उनके लिए प्रिपेयर रहना। तो अब इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द एरर। तो इसमें कहा गया कि द ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म ऑन द सेंट्रल स्टेज
पेज इन फ्रंट ऑफ द ह्यूज ऑडियंस। तो अब सबसे पहला काम क्या मैं बोला था, मैंने ये बोला था कि सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां पर कौन सा टेंस है, वो है पास्ट टेंस। ठीक है, अब पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले वर्ब चेक करेंगे। वर्ब क्या है, वो है परफॉर्म्ड, एकदम से सही है, सेकंड फॉर्म है। फिर उसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशंस देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे है नहीं तो प्रीपोजिशंस में जाते हैं। तो सबसे पहली जो प्रीपोजिशन हमें दिख रही है वो दिख रही है ऑन। अब ऑन क्या इस जगह पे सही है, क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है ऑन द सेंट्रल थिएटर। अब सेंट्रल थिएटर क्या है, एक है ये लोकेशन। ठीक है, अब ये लोकेशन है तो लोकेशन के लिए क्या ऑन यूज में लेते हैं, नहीं, लोकेशन के लिए यूज में लिया जाता है एट या फिर इन। ठीक है, अगर लोकेशन में हो रहा है तो इन होता है, या लोकेशन पे हो रहा है तो एट होता है। तो इस केस के अंदर दोनों ही आंसर सही होंगे। तो इसीलिए इसका जो एरर हो गया वो क्या हो गया, ऑन, और उसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एट या फिर इन। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि बेला शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट हर विजिट टू हर ग्रैंडमदर विद, तो इसके बाद में बोला गया कि रिपोर्ट द क्वेश्चन। अब जो मैंने बोला था ना कि आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस वाले करवाऊंगा, तो वो ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कहा गया है कि इज योर ग्रैंडमदर फीलिंग बेटर नाउ। तो अब ये कौन सा टेंस है, ये जो टेंस है हमारे पास में, ये है आपके पास में एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब आपको इसको कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करना बड़ा ही सिंपल होगा। अब आप इसका आंसर किस तरीके से लिखोगे, यहां पर एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि जो मनाली है ना, मनाली ने क्या किया था, मनाली ने पूछा था, तो इसलिए इसके लिए आ जाएगा आस्क्ड। फिर उसके बाद में यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको प्रीपोजिशंस यूज में लेनी है, या फिर जो भी आपको जैसे कि सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग यूज में लेना है। तो मनाली आस्क्ड दैट, अब आएगी यहां पर प्रीपोजिशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन में इफ यूज में लेते हैं, वेदर यूज में लेते हैं, तो यहां पे हम लोग यूज में लेंगे, वो लेंगे इफ। अब ये करने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो है योर। तो योर को किस में कन्वर्ट करोगे, ग्रैंड मदर के लिए बात करी जा रही है, तो इसके लिए आ जाएगा कि इफ हर, ठीक है, हर ग्रैंड मदर, जीएम से लिख देते हैं ग्रैंड मदर फीलिंग बेटर नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये ध्यान रहे कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करेंगे, वर्ड बाय वर्ड आप उसमें कन्वर्ट करके देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर जो है ऐसी छोटी छोटी गलतियां करता है। या तो आप इसमें प्रीपोजिशंस भूल जाओगे, अगर ये भूल गए तो इसका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो ऐसे मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक आपको गिवन है। इसमें कहा गया कि स्कूल्स इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू वियर फुल स्लीव्ड शर्ट ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। अब यहां पर ये जो है इसमें क्या करा गया है कि एक स्टूडेंट को क्या दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या है यहां पर आप ध्यान से देखना कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिया जा रहा है, कि ऑब्लिगेशन करना मतलब कि उनको फॉलो करना है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जहां पे होता है वहां पर हम लोग यूज में लेते हैं ऑट टू। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ऑट टू होगा या क्या होगा। तो इसलिए ऑट टू होता है जब कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है उसके। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग प्रोज वाले सेक्शन के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ लिया ना आपने तो इसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप क्या करो कि सिंपल से समझो कि चैप्टर के अंदर वो कहना क्या जा रहा है, कहानी समझ के तो अपने वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे कहा गया कि हाउ डिड द हेलस्टॉर्म शैटर द लेंचोस होप एंड हिज ड्रीम्स। कि भैया वो जो लेंचो था उसके ड्रीम्स को किस तरीके से जो हेलस्टॉर्म था उसने तोड़ दिया था। तो हुआ क्या था कि उसको उम्मीद थी कि बहुत अच्छी बारिश होगी, उसकी बहुत अच्छी फील्ड होगी और वो बहुत ज्यादा खुश होगा, बहुत पैसे कमाएगा। लेकिन उसके विपरीत होता है, जैसी बारिश आती है वो सोचता है कि अच्छा हुआ, लेकिन बारिश क्या होती है कि हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है कि जो पूरी पूरी उसकी फील्ड थी वो किससे कवर हो जाती है, स्नो से कवर हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उसको टोटली लॉस हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उसके जो सपने थे, जो उम्मीद थी वो टूट जाती है। ये हो गया इसका हिंदी। अब आपको इसको इंग्लिश के अंदर याद रखना होगा। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द रेन दैट वाज वेलकम्ड बाय द लेंचो ऑल ऑफ द सडन चेंज्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म। ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या वर्ड्स आपको हाईलाइट करने हैं। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि हेलस्टॉर्म आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर इसे अंडरलाइन करोगे तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन टीचर के ऊपर जाएगा, और टीचर ऐसे ही कुछ वर्ड्स को देख करके, जैसे डिस्ट्रॉयड हो गया, हेल्पलेस हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, इनको देख करके आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स दे देगा। तो ये आप बात इसमें जरूर से ध्यान रखना। तो अब इसके बाद में हम लोग इसके अंदर आगे क्या लिखेंगे, अब इसके बाद में जो रहेगा वो रहेगा कि इट रेन्ड फॉर एन आवर एंड द होल कॉर्नफील्ड वाज टर्न्ड इनटू ड्यू टू स्नो। की वो जो पूरी पूरी फील्ड थी ना वो व्हाइट हो गई थी स्नो की वजह से, एंड इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड देयर वाज नॉट अ लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज। जो ट्रीज थे उनके ऊपर एक भी पत्तियां भी नहीं बची थी, एंड द हेल डिस्ट्रॉयड द एवरीथिंग एंड लेंचो होप चेंज्ड इनटू द डिसअपीयर एंड बैडली शैटर्ड हिज ड्रीम्स। शैटर्ड का मतलब क्या होता है, शैटर्ड का मतलब होता है तोड़ देना, पूरा पूरा उसके जो सपने थे ना उसको वो ये तोड़ देता है। और फिर उसके बाद में ऑफ अ बेटर फ्यूचर एंड इट लेफ्ट हिम हेल्पलेस एंड स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है कि उसको पूरा पूरा भूखा रहना पड़ेगा पूरी पूरी बची हुई साल के लिए। तो ये था। अब इस तरीके से अगर आप समझे तो आपको पूरा आंसर भी याद हो गया। अब आप एग्जाम में भी इसे लिख करके आ सकते हो, और जब आप इसको रिवाइज करो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपके पास में वीडियो सेव हो जाए और एग्जाम से पहले देख जाना, ताकि आपको ये वर्ड्स फिर से याद हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाई वाज द लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब उसको लेटर मिला तो वो काफी ज्यादा परेशान क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि उसने लेटर लिखा था गॉड को कि भैया मेरे को ये नुकसान हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, तो आप इसकी भरपाई करो, मेरे को 100 पैसे भेजो। लेकिन होता क्या है कि जो लेटर जब उसको मिलता है तो उसमें उसको बस 70 पैसे मिलते हैं, 30 उसे कम मिलते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि यार जो पोस्ट ऑफिस वाले ने बीच में पैसा खा गए। ठीक है, तो अब ये आपको लिखना है। तो अब हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि when Lencho received the letter he opened the envelope and he at once became angry with counting the amount of and hit that was only the 70 pesos in the envelope whereas he asked for the 100। उसने 100 का बोला था लेकिन उसे कितने मिले, बस 70 मिले। तो ये इस वजह से क्या उसको गुस्सा आ गया। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है कि Lencho addresses the post office employees as in the bunch of crooks and give the reason to support your answer। जो Lencho था उसका मानना ये था कि जो भी हमारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना वो bunch of crooks है, मतलब कि बड़े ही बेईमान लोग हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको ये लगता था कि भाई साहब ये जो लोग हैं ना ये क्या कर रहे हैं कि मेरा पैसा बीच में खा जा रहे हैं।
इसीलिए ना अब क्या करूंगा कि मैं लेटर ना सीधा गॉड को भेजूंगा, इनको नहीं देने वाला। ये हुआ था। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द हेलस्टॉर्म ruined the Lencho's crop and left the Lenchos helpless, so he thought of writing a letter to God to help him with his distracted crop, and Lencho requested God to send 100 pesos. The postmaster sent him the 70 pesos, and Lencho became angry when he counted the money, and he thought that the 30 pesos will be taken by the post office employees, and he want the God to send the 30 pesos more and be aware of those employees who are the bunch of crooks। ठीक है, समझ गए आप? सिंपल सा यही था। इस तरीके से आपको आंसर याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है ना, इसको पढ़ करके आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी कि भाई किस तरीके से एक इकलौते इंसान ने पूरे जो साउथ अफ्रीका था उसके अंदर फर्स्ट टाइम पर प्रेसिडेंट बना था, वो भी कैसे, एक बहुमत के साथ में उसने अपनी सरकार बनाई थी। तो वही आपको बातें लिखनी है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि डिस्क्राइब द मेंडल्स लाइफ जर्नी फ्रॉम अ प्रिजनर टू द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने थे? वो बने थे नेल्सन मंडेला। तो अब इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला डिड गिव अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये वर्ड्स आप हाईलाइट करते जाइएगा, जो भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, और ये आपको अपने आंसर में जरूर से लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद में जो रहेगा वो रहेगा कि डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड ही हैड टू पास मेनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एज अ प्रिजनर इन अ जेल। At last, the first democratic elections were held in South Africa, and his party won by 252 seats out of 400, and he became the first black president of South Africa। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसी के साथ में एक बात जो मैं आपको बता रहा था, जैसे कि वर्ड्स आते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि टीचर को अगर हम लोग बोलेंगे कि ना आप यही वर्ड्स पढ़ो, तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक ध्यान रखनी है स्पेलिंग की। अब जो स्पेलिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरा एक फ्रेंड था, कौन सी क्लास 10th के अंदर, वो क्लास 12 तक आ गया, लेकिन उसको बिकॉज की स्पेलिंग नहीं आती थी। कहीं आपका भी तो ये हाल नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बिकॉज की क्या स्पेलिंग है। वो लिखते था BECUSE। तो क्या इसकी करेक्ट स्पेलिंग है? आप लोग बता। तो वो पता है क्या स्पेलिंग लिखता था? चलो छोड़ो, आपको मैं तो चलो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या स्पेलिंग लिखता था। वो लिखता था BECZUE। ठीक है, ये उसकी स्पेलिंग थी। तो आप बताना कि बिकॉज की स्पेलिंग क्या, अगर गलती करी तो देख लेना भैया, पेपर है इंग्लिश का। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो आता है कि डिस्क्राइब द व्यूज ऑफ मेंडल फॉर द ब्लैक पीपल हु फॉट एंड सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो यहां पर मंडेला जो थे, उनका मानना यह था कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम होता है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए। तो अब आपको बताना होगा कि जिससे कि क्या होता है कि हमारे देश के लिए भी हजारों लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। तो अब उसमें क्या था, आपको ये बताना है कि किस तरीके से उनका सैक्रिफाइस था मंडेला के लिए। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि मंडेला ऑलवेज सेड दैट द political freedom was the result of the sacrifice of the thousands of the black people that fight for, and he said that he could not be repaid, and he thought of himself as a sum of all those African paranoids, and he regretted that he could not thank them। और फिर इसके बाद में आता है कि he also cursed the policy of apartheid that wounded the peoples of his country। कि भैया वो जो apartheid वाली जो पॉलिसी थी उसको लेकर के इनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि इसकी वजह से क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनको की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनकी कंट्री में ही रह करके। अब डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का होता है, आपको जैसे कि पता ना हो तो क्या होता है कि बाहर ब्लैक लोग जो होते हैं उनको जॉब्स नहीं दी जाती, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनकी सैलरी के अंदर उनसे काम ज्यादा करवाया जाएगा, उनको रेस्पेक्ट नहीं दी जाएगी। तो ये सब किसने रिजॉल्व किया था? नेल्सन मंडेला ने, एक इकलौते आदमी ने वो किया था। अब उसी के साथ में कहा, नाम तो इनका यार है, लेकिन उनके साथ भी हजारों लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया था, और इस बात को मानते भी थे कि अगर ये लोग नहीं होते तो मैं ये नहीं कर पाता। ठीक है, सो अब अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कि हमसे कहा गया है कि डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू देम। अब यहां पर क्या है कि ये है कि हमारे फर्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन है, तो अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इनटू देम है वो है क्या, वो है ब्लैक स्टॉर्म। अब क्या होता है, आपको सिंपल सा वो डिस्क्राइब करना है कि जो प्लेन था उसके अंदर फंक्शनिंग बंद हो जाती है, लोग डरने लग जाते हैं, ये सब बात उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसका आंसर हमारा सिंपल सा ये रहेगा कि द नरेटर शोज अ ह्यूज ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। उसने देखा कि बहुत ज्यादा घने काले बादल हैं तूफान के, एंड ही टुक द रिस्क एंड फ्लू स्ट्रेट इनटू देम, एंड इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग सडनली वेंट बैक, एंड ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, एंड हिज प्लेन वाज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इनटू द क्लाउड्स, एंड द कंपास वाज डेड। ये यहां पर आप ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ था, द कंपास वाज डेड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट आल्सो स्टॉप्ड फंक्शनिंग, एंड द नरेटर वाज लॉस्ट इन द स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स। की वो जो नरेटर था वो उन्हीं के अंदर ही रह गया था। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पास में कि हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेसेस हिज एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज मदर वाज ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम। अब मान लो कि आप ना बहुत देर से बैठे हुए हो, ठीक है, बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, और सडनली आपकी मम्मी आपके लिए आपकी फेवरेट डिश ले आती है। जैसे कि मेरी फेवरेट डिश है वो है गुलाब जामुन, को मीठे बहुत अच्छा लगता है। तो अब जैसे मेरी मदर वो लेकर आएंगी तो क्या होगा, मैं बहुत ज्यादा खुशी से उछलने लगूंगा। तो वही हुआ था सीगल के साथ भी, जैसे उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके लिए खाना ला रही है तो वही खुशी से उठने लग गया, मतलब उछलने लग गया। तो यही हम लोग लिखेंगे कि यंग सीगल uttered a joyful scream when he saw his mother was picking up a piece of a fish and flying across to him with it, and he leaned out angrily and tapping the rock with his feet। कि भैया यहां पर क्या किया, वो बाहर आया और उसी के साथ में रॉक को टैप करने लगा अपनी फीट के साथ में। अब यहां पर कुछ वर्ड्स याद रखेंगे, जैसे कि leaned out हो गया, joyful scream हो गया, इनको आप जरूर से अंडरलाइन करेंगे एग्जाम में। बार बार मैं बता रहा हूं तो इसलिए ध्यान आपको रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अगला आता है वो आता है कि डिस्क्राइब द एनएस लव फॉर हर ग्रैंडमदर। की ये जो क्वेश्चन है ना कि एनएस मतलब एने फ्रैंक की डायरी से है, तो यहां पर क्या है कि ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसमें अपना पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, उसी के साथ में उसका भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि व्हेन एनेस ग्रैंडमदर डाइड शी स्टेटेड दैट नो वन कुड अंडरस्टैंड हर इंटेंसिटी ऑफ लव फॉर हर ग्रैंडमदर एंड शी आल्सो सेड। अब ये जो उसने कहा है वही आपको लिखना है एज इट इज, ये कॉपी कर लो, इसको समझने की जरूरत नहीं, क्या करना है, इसे यहां से कॉपी करके एग्जाम के अंदर पेस्ट कर देना है।
तो अब इसके बाद में क्या था, उसकी डायरी में उसने क्या लिखा था, एंड सी आल्सो सेड दैट नो वन कुड इमेजिन हाउ मच सी थॉट ऑफ हर एंड लाइटनिंग अप एक्स्ट्रा कैंडल फॉर हर ड्यूरिंग हर बर्थडे शोड हर लव फॉर हर ग्रैंडमदर की उसने अपने बर्थडे के दिन एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई थी जिससे कि वो अपने ग्रैंडमदर को अपना लव दिखा पाए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि व्हाट डज द एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन डायरी, कि उसने डायरी में क्या लिखा था। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, जो कि आप लोगों के पास में है ही नहीं। अरे ये जोक था, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना कि तुम्हारे पास में बुद्धि नहीं है तो बोलोगे भैया आपको कैसे पता है। ठीक है, तो ये जोक था, वो ये था। अब यहां पर भी यूज में नहीं लेना, जो उसने बोला है वही आप लिखेंगे एज इट इज। तो यहां पे हमारा जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि एन एंड फ्रैंक टेल्स दैट शी वाज अ वेरी लवली एंड केयरिंग फैमिली एंड हर पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर्स लव्ड अ लॉट, कि वो जो उसके एल्डर सिस्टर थे और उसके जो पेरेंट्स थे उसे भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल्स नियर बाय हर whom she can call friends and she has a loving aunts and a good home but she wants to have a true friends with whom she can share her feelings and thoughts। अब उसका ये था कि यार जो लोग थे वो आसपास के अच्छे थे, कम से कम 30 लोग थे, उनको दोस्त बोलती थी, लेकिन उसके पास में कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं था जिससे कि वो अपने पर्सनल थॉट शेयर कर सके। आपके साथ भी होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जिसके साथ में कि आप अपनी पूरी बात दिल खोल करके करते हो, लेकिन उसको इसी की तलाश थी। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था 2023 के अंदर, वो ये है कि अ बेकर फ्रॉम अ गोवा इज अ नॉस्टैल्जिक सागा ऑफ अ चाइल्डहुड ड्रीम्स। कि भैया जो नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है कि पुराने बचपन की यादों में खो जाना, तो ऐसा क्यों होता है। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि in the story of a baker from Goa, the author takes us on a journey back to their childhood and realizing that the old memories associated with a baker from the Goa, कि उसकी जो पुरानी मेमोरीज थी ना वो बेकर जो था गोवा से उसके साथ में एसोसिएटेड थी। क्योंकि जैसे ही वो आता था, जैसे कि क्या होता है कि बच्चों की आदत होती छोटे होते हैं, उस टाइम पर क्या था कि जैसे ही वो आता था, बेकर आता था, ब्रेड लाता था, उनको बड़ी खुशी मिलती थी, उसके आगे पीछे वो भागते थे, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनकी लाइफ का। एंड द स्टोरी इवोक्स अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एज इट एक्सप्लोर द स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द चिल्ड्रंस एंड द बेकर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एंड द ट्रेडिशनल गोवन ब्रेड इन दियर लाइफ। तो आप यहां पर अंडरलाइन करेंगे ट्रेडिशनल गोवन ब्रेड्स एंड उसके साथ में नॉस्टैल्जिया, और उसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि स्पेशल बॉन्ड बिटवीन द चिल्ड्रंस एंड द बेकर। आपको इसमें ये सब चीजें इसमें ध्यान रखनी होंगी। फिर उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें कहा गया है कि इन द कॉक विच इज द सीजन ऑफ अ जॉय एंड वाई, कि कौन सा सीजन है जिसके अंदर की जॉय है। ये छोटे में भी आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है, और ये 2021 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में इसमें कहा गया कि द सीजन ऑफ अ जॉय इन क्रॉक इज द पीरियड बिटवीन द सितंबर एंड मार्च। इसको क्या किया जाएगा एग्जाम में, इसको किया जाएगा हाईलाइट। फिर उसके बाद में आता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम द वेदर इन द क्रॉक इज एंड द परफेक्ट विद द मॉडरेट शावर्स एंड द एयर इज फिल्ड विद द डिस्टिंक्ट एरोमा ऑफ कॉफी। यहां पर क्या क्या हो रहा है, कैसा उसका एनवायरमेंट है, वो आपको डिस्क्राइब करना है कि भैया वो जो वेदर है वो परफेक्ट है मॉडरेट शावर्स के साथ में, उसी के साथ में जो एयर है उसके साथ में कैसी डिस्टिंक्ट अरोमा ऑफ कॉफी है, कि भैया हल्की हल्की जो महक है ना कॉफी की वो उस हवा के अंदर घुली हुई और हल्का हल्की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, एंड द लश ग्रीनरी ऑफ एवरीवेयर, रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशंस कंबाइंड विद द प्लीजेंट वेदर मेक्स द सीजन ऑफ अ जॉयफुल फॉर द विजिटर। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन जो है वो है हमारा मिसबिल से। तो अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि व्हाट गेम डिड द मिसबिल इन्वेंटेड इन लंदन। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मिसबिल क्या था, मिसबिल को भाई खेलना बहुत अच्छा लगता था, उसने गेम इन्वेंट किया था, क्या था उसका नाम था, वो था पिंग पॉन्ग बॉल। वो क्या करता था कि उस बॉल को ऊपर ले जा करके छोड़ देता था, उससे वो फिर नीचे आती थी, फिर उसके बाद में उसको खुशी मिलती थी, उससे पहले वो आगे पहुंच जाता था। बस ये था उसका गेम। तो इसको आप अपने वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब इस तरीके से करेंगे कि द गेम दैट मिसबिल वाज इन्वेंटेड इन लंदन वाज विद द पिंग पॉन्ग बॉल। किसके साथ में इन्वेंट किया था, वो क्या था, पिंग बॉल, मतलब पिंग पॉन्ग बॉल के साथ में। एंड मिसबिल वुड प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड ऑफ अ ब्रोकन सूटकेस। कहां पे रखता था, हाई एंड ऑफ अ ब्रोकन सूटकेस। एंड व्हेन द बॉल वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस मिसबिल वुड रश टू द अदर एंड टू एम्ब्यूज इट्स अराइवल, कि भैया आगे उसके पहुंचने से पहले वो उसके आगे पहुंचता था। तो ये गेम वो खेलता। सो अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाई डज द मैक्सवेल सेज दैट द एयर होस्टेस वाज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैक्सवेल जो था, मैक्सवेल सेड दैट द एयर होस्टेस वाज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बिकॉज़ शी वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड ही आल्सो नरेटेड द होल इंसिडेंट विद द बॉक्स ऑफ द होस्टेसेस एंड ही आल्सो टुक इनटू हिज कॉन्फिडेंस। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द वैली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस राइड। कि भैया उसकी जो फर्स्ट बस राइड थी उसके लिए उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन ली थी। उसने इंफॉर्मेशन लिया था कि डिस्टेंस कितना है, उसने बोला कि भैया 6 माइल का डिस्टेंस है और एक तरफ जाने का किराया कितना है, प्लस ऑफ उसने ये भी बताया था कि वो टाइम कितना है। तो ये जो सारा डेटा है वो आपको इस क्वेश्चन में जरूर से इंक्लूड करना होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से रहेगा कि द इंफॉर्मेशन दैट सी कलेक्टेड वाज दैट द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज एंड इट टुक 30 पैसास वन वे, कि वो 30 पैसा लेता है वन वे जाने का। एंड सी आल्सो केम्स टू नो दैट द वन वे राइड वाज ऑफ अ 45 मिनट्स की। एक तरफ की जो राइड थी वो कितनी थी, 45 मिनट्स की। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हाउ डिड द वैली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट राइड। उसकी जो फर्स्ट बस राइड थी उसके लिए उसने किस तरीके से पैसा बचाया। तो इसका आंसर रहेगा कि टू सेव द मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी सी रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग अ बैलून्स, की उसने जो बैलून्स खरीदने थे, मेले के अंदर गई थी, ये खरीदना था, टॉयज खरीदने थे, नहीं खरीदा। एंड इन द वैलीज फेयर एंड सी आल्सो डिड नॉट एंजॉय द मैरी गो राउंड देयर। उसको मैरी गो राउंड में भी जाना अच्छा लगता था, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं पैसे बचा करके क्या करूंगी, मेरी फर्स्ट बस राइड के अंदर जाऊंगी। एंड हेंस सी वाज कलेक्टिंग
कलेक्टेड द अमाउंट दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द बस जर्नी। अब इसके बाद में करते हैं हम लोग पॉइंट्स वाले क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारी पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएगा उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आता है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स एंड अ फ्यू स्टेप इन हिज केस ऑन द पेग्स ऑफ एंड द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट ट्रेस। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको ये 2-3 लाइनें पढ़ करके समझ में आ जानी चाहिए कि ये किससे है। तो ये जो पोइम है वो है कि अ टाइगर इन अ जू, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी पोइम होगी। अब इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि ही इज इन रेंज बिकॉज ही इज। अब आपको इसका आंसर मेरे को बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। टाइगर इन जू से है, यहां पर ही जो है वो रेंज में क्यों है, मतलब कि गुस्सा क्यों है। तो अब आप इसका आंसर मेरे को जल्दी से बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके अगले क्वेश्चन में कहा गया कि ही इज लुकिंग इन द शैडो बिकॉज। अब यहां पर जो लुकिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाइड करना। ही यहां पर किसके लिए यूज में लिया जा रहा है, ही यहां पे यूज में लिया जा रहा है टाइगर के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो अब यहां पे वो उसके अंदर क्यों छुपा हुआ है, घास के पीछे क्यों छुपा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि वहां पर डियर आएगा और उसे उसको कैच करना है। तो अभी इसका जो आंसर आप लोग लिखेंगे बिकॉज ही वांट टू कैच प्रे, ठीक है। आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि ही वांट टू कैच प्रे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। और प्रे कौन है यहाँ पर, वो है डियर, आप इसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि द अबव लाइन एक्सप्रेसेस द टाइगर, क्या मतलब कि ऊपर वाली जो लाइन है उनसे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर जो टाइगर है, टाइगर बड़ा ही गुस्सा है। क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और वो आजाद रहना चाहता है, इस वजह से क्या आ रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि इफ अ स्ट्रॉलिंग फ्रॉथ अ बीस्ट यू व्यू एंड हुज हाइड विद द स्पॉट्स इज पेरिपियर्ड एंड एज यू सून ही हैज लेफ्ट ऑन यू एंड यू वेल नो इट इज अ लेपर्ड। तो अब ये जो पोइम है ये किससे है, तो ये जो पोइम है ये है आपकी एनिमल, ठीक है। एनिमल जो पोइम है उसका ये स्टैंजा है। अब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वन कैन फाइंड आउट दैट इट इज अ लेपर्ड बाय द वे इट। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि जो लेपर्ड के बारे में इसमें बात करी गई है, टाइगर के बारे में बात करी गई है, लॉयन के बारे में बात करी गई है, तो इन सभी की जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब जैसे कि इस स्टैंजा के अंदर क्या बताया गया कि जो लेपर्ड होता है ना, वो जिस तरीके से लीप करता है तो उस तरीके से आपको पता लग सकता है कि वो लेपर्ड है। तो इसलिए इसका जो ए ऑप्शन होगा वो एकदम से करेक्ट होगा। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है कि स्टेट वेदर इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ये है कि व्हेन एन एनिमल रिपीटेडली लीप्स एट अ पर्सन इट इज अ लेपर्ड। एकदम से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में ट्रू हो गया, ठीक। अब इसके बाद में आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कहा गया कि कंप्लीट द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और वन वर्ड टाइप भी पूछे जा सकते हैं। इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको एमसीक्यू ही पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब इसमें हमसे कहा गया है कि इट इज क्लियर दैट द रिपीटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर लैप एंड लैप अगेन। ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा लास्ट, आप इसके अंदर देखो कि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। तो यहां पर ये क्या, इसका आंसर जो आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे कि बिकॉज दे वांट टू शो द एक्शन, ठीक है, द एक्शन ऑफ जंपिंग या फिर लिपिंग, आप लोग इसका लिखेंगे। ये इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इस वर्ड के ऊपर फोकस कर सके। देन फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है कि द रॉयल बंगाल टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्राइप ऑन द येलो स्किन वेयर हैज द लेपर्ड हैज। की जो बंगाल टाइगर होता है उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं और वहीं पर जो लेपर्ड होता है इसके ऊपर कैसी स्ट्राइप्स होती हैं, इसके ऊपर होते हैं ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। आप ये याद रखेंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन से आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, सीधा 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आएगा। फिर इसके बाद में अगला आता है कि कंप्लीट द एनालॉजी विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। जैसे कि क्लाउस के लिए नील्स है तो स्किन के लिए क्या होगा, तो स्किन के लिए जो रहेगा हमारे पास में स्किन जो होती है वो कहां पे यूज में ली जाती है, उसके लिए आएगा यहां पे हाइट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा, इसको ज्यादा समझाने लायक इसमें कुछ है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ डिड द क्रो चेंजेस द पोइट मूड। की जो क्रो था उसने किस तरीके से पोइट के मूड को चेंज किया, क्योंकि जो पोइट था ना सुबह सुबह कहीं जाना चाहता था लेकिन जैसे बाहर निकला तो उसको दिखी स्नो, जिस वजह से उसका काम नहीं बन पाया, इस वजह से वो अपसेट हो गया। अब होता क्या है कि जैसे वो बाहर निकलता है तो हेमलॉक ट्री जो होते हैं ना उसके ऊपर एक कौवा बैठा होता है, वो क्या करता है कि इस तरीके से उसको हिलाता है कि उसके ऊपर यहाँ पे बर्फ गिरती है। तो जैसी बर्फ गिरती है वो अपने कंधे के ऊपर देखता है, उसको देख करके उसे खुशी मिलती है। तो उसका जो दिन बेकार जा रहा था वो अच्छा हो जाता है, किसकी वजह से, क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से, जबकि उनको बैड ओमेन माना जाता है, इस वजह से उनका दिन अच्छा हो गया। तो इसीलिए वो कहता है कि ये नेगेटिव नहीं है, ये मेरे लिए पॉजिटिव है। तो ये है इस पोइट की पूरी समरी। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि द पोइट वाज गोइंग समवेयर ऑन अ स्नोई मॉर्निंग एंड ही वाज अपसेट एंड ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद द स्नो डस्ट एंड अ क्रॉ सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री शॉक्ड द ट्री इन सच अ वे दैट सम ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो फेल ऑन द पोइट एंड दिस चेंज्ड द मूड ऑफ द पोइट एंड ही बिकेम हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और उसी के साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि अंडरलाइन मतलब कि अपसेट हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया, और उसी के साथ में आप इसे भी कर सकते हो स्नो डस्ट। तो आपको क्या करना है कि ऐसे वर्ड्स को जब आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर का जो सीधा ध्यान है वो यहाँ पे जाएगा और आपको इसमें चांसेस रहेंगे कि फुल में से 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें कहा गया है कि हाउ डज द पोइट रिएक्ट्स टू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनको एक बैड ओमेन की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब कि एक बैड साइन इनको माना जाता है, लेकिन पोइट के लिए नहीं था। तो उसका आंसर हम लोग देखेंगे कि क्रो एंड द हेमलॉक ट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी इनएस्पिशियस। इनएस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, ठीक है। हिंदी के अंदर आप इसे क्या याद रखेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे अशुभ कहा जाता है इसे, अगर किसी को दिख जाते तो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि दे आर जनरली टेकन एज इन द बैड ओमेन बट द पोइट डिड नॉट टेक देम इन द नेगेटिव वे बिकॉज दे सेव्ड हिज डे एंड हिज नेगेटिव आउटलुक वाज चेंज्ड टू द पॉजिटिव वन। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जो कि 2016-17 में 2 बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डज द फायर एंड द आइस स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इज द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड। की फायर एंड आइस किसके लिए होते हैं और क्या इसका ओपिनियन है वर्ल्ड के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि फायर स्टैंड्स फॉर द फ्यूरी, डिजायर, लस्ट, एंगर, अवॉइड्स, क्यूरियोसिटी एंड ग्रीड। और वहीं पर ये जो आइस है वो किसके लिए स्टैंड करती है, हार्ट रेटेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी एंड इंटॉलरेंस। ये आपको ये 3-4 वर्ड्स याद रखने हैं और इनको याद रख के हाईलाइट जरूर से कर देना कि फायर किसके लिए होती है, आइस किसके लिए होती है। फिर उसके बाद में आप इसमें लिखेंगे कि द जनरल ओपिनियन रिगार्डिंग द वर्ल्ड दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम सेज इन आइस। की भैया लोगों का
मानना है कि या तो फायर में खत्म होगा या फिर आइस के अंदर खत्म होगा, बट बोथ द रीजंस कॉन्ट्रास्ट ईच अदर एंड इक्वली अपोजिट टू ईच अदर. पीपल हु फेवर द फायर बिलीव दैट इट विल बी अ हीट एंड द पैशन दैट विल एंड द वर्ल्ड. और उसी के साथ में जो लोग मानते हैं कि जो आइस रहेगा, एंड सम पीपल्स थिंक दैट इट विल बी ऑन द आइस व्हिच विल फ्रीज द वर्ल्ड. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है. इसमें सिंपल सा आपने बताया है कि फायर क्या होती है, आइस क्या होती है, किस तरीके से लोगों का मानना है, फायर होगी तो क्या होगा. ठीक है, तो अब आप इसमें कौन से वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे? तो आप इसमें फ्रीज को हाईलाइट कर सकते हैं, हीट एंड पैशन को हाईलाइट कर सकते हैं, और ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इनको भी हाईलाइट कर सकते हो. फिर उसके बाद में आप वर्ल्ड विल एंड इस तरीके के वर्ड्स को हाईलाइट आपको मतलब कि अंडरलाइन आपको करना एग्जाम. एंड फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा गया है कि टू से द डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट फॉर द पोएट, व्हाट डज द आइस स्टैंड्स फॉर एंड हाउ इट इज सफिशिएंट फॉर द डिस्ट्रैक्शन. तो भैया सिंपल से जो आइस है वो लोगों का मानना यह है कि एक दिन क्या होगा कि हमारी जो धरती है ना वो फ्रीज होकर के जम जाएगी, जिस वजह से हम सभी की मौत हो जाएगी, क्योंकि ना खाना बचेगा ना पानी बचेगा, जिस वजह से हम लोग मर जाएंगे. सिंपल सा पॉइंट ये है, साइंटिफिक पॉइंट ये है. लेकिन जो पॉइंट के अकॉर्डिंग फीलिंग है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूरा दिल का मामला है. ठीक है, पॉइंट जो होती है ना उसको आप अपने दिल से फील करा करो कि वो क्या कहना चाह रही है. ठीक है, दिल का मामला है. ठीक है, तो अब हम लोग इससे क्या बोलेंगे, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा कि आइस स्टैंड फॉर द कोल्ड फीलिंग ऑफ द ह्यूमन सच एज द इंडिफरेंस, हेट्रेड, जेलसी एंड एपैथिक, लैक ऑफ लव, कोल्ड हार्टेडनेस एक्सेट्रा. एंड ऑल्दो द पोएट स्टेट्स दैट ही बिलीव्स दैट फायर वुड एंड द वर्ल्ड टू द वर्ल्ड, एंड ही आल्सो स्टेटेड दैट इफ द वर्ल्ड हैज टू एंड इट ट्वाइस देन द आइस और द कोल्ड फीलिंग ऑफ द पीपल आल्सो बी अ ग्रेट एंड टू द वर्ल्ड. तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है. ज्यादा इसमें समझो मत, इसके अंदर बस आपको ये समझना है कि जो आइस वाले लोग हैं, मतलब कि जो आइस में बिलीव रखते हैं, वो कैसे होते हैं, कोल्ड हार्टेड होते हैं, वो इनसेंसिटिव होते हैं. तो अब फ्रीज होने पर क्या होता है कि वो चीज इनसेंसिटिव हो जाएगी, तो इनसेंसिटिव होने से भी ये वर्ल्ड खत्म हो सकता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा पॉइंट के अकॉर्डिंग. फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर की कहा गया है 2017 और 2020 में दो बार पूछा जा चुका है. क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ टाइगर क्रिएट्स अ टेरर फॉर द विलेजर्स. अब आप देखो कि आपके सामने जस्ट सामने एक बार टाइगर आ जाए तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी. भाई एक तो जो टाइगर होता है वो दिखता कैसे, आप पहले इसको फीलिंग लो कि टाइगर कैसा दिखता है. टाइगर के एक तो बड़े बड़े सफेद सफेद दांत होते हैं, फिर उसी के साथ में जब टाइगर अटैक करता है ना तो दहाड़ता है. उसकी जो दहाड़ होती है ना उसको सुनकर के ही पूरे पूरे जंगल के अंदर सन्नाटा हो जाता है. जब भी टाइगर या फिर लॉयन आते हैं ना तो इनकी दहाड़ी ऐसा, एक तो इनमें बेस बहुत होता है, मतलब बेस तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि इनकी जो आवाज होती है ना उसमें इतनी ज्यादा वो होता है, कांपता है पूरा जंगल जब भी आते हैं. और ये जब भी अटैक करते हैं ना तो उस वजह से डर लगता है. अब इनकी जो आवाज है इसको सुनकर के क्या विलेजर्स डरेंगे? भाई क्यों नहीं डरेंगे, डरना होगा उनको. इसलिए नहीं डरना होगा क्योंकि टाइगर आया, क्योंकि डर लगता है अगर वो गलती से भी अटैक कर देगा तो भाई सामने टॉयलेट निकल जाते हैं सभी के. ठीक है, ये रियलिटी है. अब इसके बाद में हम लोग इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द टाइगर टेरराइजेस द विलेज बाय बेयरिंग हिज व्हाइट बिग फैंग्स. तो ये यहां पर व्हाइट बिग फैंग्स क्या होते हैं, उसके टीथ. ठीक है, इसके ये क्या होते हैं, ये होते हैं उसके टीथ. फिर उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा कि एंड रिवीलिंग हिज शार्प क्लाउज एंड ही मेक्स टेरिफाइंग हिज लॉन्ग स्नल मूविंग अराउंड द हाउसेस ऑफ द विलेजर्स दैट सिचुएटेड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड हिज माइटी प्रेजेंस एंड रॉर स्केयर्स द विलेजर्स. कि भैया उसकी जो प्रेजेंस है और उसकी जो दहाड़ है ना, जैसे कि लो स्नल्स का मतलब होता है कि धीरे धीरे आवाज जो होती है ना, वो सांस लेता है ना, जैसे ऐसे सांस लेता है तो उसकी दहाड़ से भी लोगों को डर लगता है. धीरे धीरे आवाज होती है उससे भी डर लगता है कि भाई वो टाइगर आ गया. ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आता है कि व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू द पॉइंट, जो कि है हमारी द टाइगर इन द जू. तो भैया पोएट क्या कहना चाह रहा है, पोएट सिंपल सही कहना चाहता है कि अगर मैं आपको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दूं तो क्या आप खुश रहोगे? नहीं रहोगे. तो जिस तरीके से इंसानों को एक फ्रीडम चाहिए होता है उसी तरीके से जानवरों को भी चाहिए होता है, तो वो फ्रीडम जानवरों को भी देना चाहिए. ठीक है, तो ये पोएट कहना चाहता है. तो इसको हम आंसर में किस तरीके से लिखेंगे, इसमें लिखेंगे द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट द लाइक ह्यूमन बीइंग्स एनिमल आल्सो लाइक फ्रीडम, दे डोंट वांट्स टू बी केस्ड एंड दे कैन नॉट लिव अ मिजरेबल लाइफ इफ देयर हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस, दीस एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव. तो ये इसका कहना है. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं कि इसमें पोएट क्या कहना चाहता है, इसकी थीम कैसी है. तो ये आप क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा. ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एन एशियन लॉइन एंड बंगाल लेपर्ड. ये 2015 में पूछा गया था. तो जैसा पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि जो एशियन लॉइन होता है इसकी खास बात क्या होती है, एक तो इसकी अपीयरेंस होती है, सेकंड ये होता है कि जब भी ये अटैक करता है ना तो ये क्या करता है, ये आवाज करता है, ये क्या करता है, रॉर करता है, बहुत तेजी से दहाड़ता है. वहीं पर जो बंगाल टाइगर है वो क्या करता है, वो सिंपल सा शांति से अपने प्रे के ऊपर अटैक करता है. तो उसी के साथ में बंगाल की बात करी जा रही है. तो कितने लोग हो और कहां से हो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देना कि आप कौन से स्टेट से और कौन सी सिटी से, खास करके कोटा वाले कितने हो, बताना आपके स्कूल का नाम. अगली बार मीटअप में आप लोगों से मिल लेंगे. ठीक है, तो फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में. तो यहां पर ये आता है कि द एशियन लॉइन हैज अ लार्ज बॉडी एंड विद कैसा उसका अपीयरेंस कैसा है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राउनिश येलो कोट. ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि कैसा है उसका एशियन लॉइन का जो है वो है ब्राउनिश येलो कोट है. एंड इट रोर्स लाउडली व्हेन इट अटैक इट्स प्रे. ऑन द अदर साइड द बंगाल टाइगर हैज अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो कोट. ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखते हैं कि ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो कोट एंड उसी के साथ में जो लॉइन होता है उसके ब्राउनिश येलो कोट होता है. एंड इट अटैक्स मतलब कि साइलेंटली ऑन इट्स प्रे. तो ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस होता है. और अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसमें कि हमसे कहा गया है कि एमेंडास मदर गिव हर अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, व्हाट इंपैक्ट डज हैव दिस एमेंडा. अब देखो एमेंडा क्या है, एक छोटी बच्ची है, उसकी मम्मी क्या है कि उसको पूरी पूरी स्ट्रिक्ट देती है, भाई तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना. जैसे हमारी मम्मी बोलती है कि सीधे बैठो, चॉकलेट ज्यादा मत खाया करो, ऐसे बाहर मत घुमा करो, अपना काम होमवर्क किया करो. तो इसी तरीके से उसकी मम्मी भी उसको करती है. उसकी मम्मी बहुत ज्यादा उसे टॉर्चर करती है, पूरा पूरा एक लिस्ट बना के रखती है कि ये करना है, ये नहीं करना. अगर वो करती है तो उसको डांट मारती है. अब ऐसा करने से क्या होता है, बच्चा क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, फिर वो क्या करने लगता है, इग्नोर. जैसे कि आप लोग करते हो. ठीक है, आप लोग इग्नोर करने लग जाते हो, यार मम्मी बार बार क्या है, तो
वैसी वो एमेंडा भी सीख गई कि अब तो मम्मी तो डांट मारेगी, मम्मी का काम है डांट मारना। तो इसीलिए एमेंडा को भी क्या होता है कि वो इरिटेट हो जाती है। तो इसी को ही हम लोग लिखेंगे कि एमेंडा फाइंड्स इट्स एनोइंग दैट हर मदर कॉन्स्टेंटली वॉचेस हर एंड गिव हर एडवाइस ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एमेंडा बिकम्स एपैथिक, यहां पर आपको क्या रखना है, एपैथिक हो जाती है अपनी मदर को लेकर के एज अ रिजल्ट ऑफ गेटिंग टायर्ड बीइंग लेक्चर्ड कॉन्स्टेंटली। और वो परेशान हो जाती है बार बार मम्मी के लेक्चर से कि मम्मी सारे दिन हर एक बात में कि ये करो ये ना करो, फिर वो इरिटेट हो जाती है। एंड द ओनली वे एमेंडा कैन स्टॉप इज द नेगलिंग टू इट शट इट आउट एंड लूज हरसेल्फ इन हर इमेजिनरी वर्ल्ड। फिर लास्ट के अंदर क्या होता है कि उसकी मम्मी रुकती नहीं है, तो वो अपनी इमेजिनरी दुनिया के अंदर खो जाती है। ये काम करती है एमेंडा। फिर उसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट एमेंडा मदर डजंट वांट टू डू। ठीक है, कि जो उसकी मम्मी है वो क्या चाहती है कि एमेंडा क्या ना करे, तो उसकी लिस्ट है हमारे पास में ये है कि द थिंग्स दैट व्हिच एमेंडास मदर डजंट वांट हर टू डू आर कि एमेंडा मदर डिड नॉट वांट हर टू बेंड हर शोल्डर्स और हर बॉडी। उसकी मम्मी चाहती है कि वो एकदम से स्ट्रेट ऐसे आगे झुकी हुई ना रहे। एंड शी वांटेड हर टू सिट अप स्ट्रेट ऑल द टाइम, इस तरीके से वो बैठी रहे, बिल्कुल भी नीचे ना हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एमेंडा मदर डजंट लाइक हर पिंपल्स एंड टेल हर टू स्टॉप ईटिंग चॉकलेट सो दैट हर पिंपल्स कैन बी कंट्रोल्ड। उसकी मम्मी को उसके पिंपल्स भी अच्छे नहीं लगते, बोलते हैं कि चॉकलेट मत खाया करो, ये चाहती है उसकी मदर। और क्या कहना चाहती है उसकी मदर, बोलती है कि एमेंडा मदर वांट्स हर टू स्टॉप लुकिंग डिसअपॉइंटेड बिकॉज द पीपल्स वुड थिंक दैट शी इज बीइंग कंट्रोल्ड और नेग्ड बाय हर मदर। कि भैया वो चाहती है कि वो है ना डिसअपॉइंटेड दिखना बंद करे, एकदम से खुश रहे कि है ना, इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि इसकी मम्मी ने इसको बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम के अंदर इस तरीके से पॉइंट्स में लिख करके आना होगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आपके पास में क्वेश्चन आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारे पॉइंट से, जिसमें कहा गया है कि व्हाट डिड द कस्टर्ड लुक लाइक। जो कस्टर्ड था वो किस तरीके का दिखता था। तो सबसे पहले कस्टर्ड क्या था, वो था एक ड्रैगन था। ठीक है, अब ये ड्रैगन कैसा दिखता है, ड्रैगन के जो पीठ होती है उसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहली लाइन जो हमारी लिखने की रहेगी वो ये रहेगी कि कस्टर्ड लुक लाइक अ डेंजरस विद द स्पाइक्स ऑन हिज टॉप स्किल्स अंडरनीथ एंड हिज माउथ वाज लाइक अ फायरप्लेस। तो आप ये जो भी चीजें लिख रहे हो इसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना। उसका माउथ कैसा था, फायरप्लेस के जैसा था। एंड हिज नोज वाज लाइक अ चिमनी, हिज दोज नहीं है यहां पर, ये एक एच ज्यादा लग गया, हिज टोज लुक लाइक अ डैगर्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि भैया अपीयरेंस जो है ये एग्जाम के अंदर आ सकती है, 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है उसमें हमसे कहा गया है कि व्हाट आर द एनएस व्यूज ऑन एक्सटर्नल ब्यूटी। जो एनए थी उसका क्या मानना था एक्सटर्नल ब्यूटी को लेकर के। तो एनए का मानना ये था कि जो भी लोग मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी मतलब कि खास करके वो यंग मेंस की बात कर रही है, जैसे नौजवान आप लोग हो, कि आप लोग एक्सटर्नल ब्यूटी से ज्यादा अट्रैक्ट होती है कि ये सुंदर दिखता है, इसके बाल ऐसे हैं, जो भी एक्सटर्नल फीचर्स आप लोग देखते हो उसको देख करके आप लोग अट्रैक्ट होते हो। तो यहां पर एनए का मानना ये था कि जो लोग होते हैं ना उनको वैसा ही प्यार करना चाहिए जैसे कि वो हैं। तो एक्सटर्नल देख करके प्यार नहीं करना चाहिए कि अच्छा है और दिल का खराब है, तो ऐसे लोगों से नहीं, उसके दिल को पहचान करके उससे बात करो, जैसे आप लोग करते हो ना एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके, वैसे नहीं करना है। समझ रहे हो आप, पॉइंट्स भी आपको यही कहना चाह रहे हैं। तो अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि एनए डजंट बिलीव इन एक्सटर्नल ब्यूटी एंड वांट्स टू बी लव्ड फॉर हरसेल्फ एंड शी सेज दैट हर ब्यूटी हेयर दैट अट्रैक्ट सो मेनी मेन कैन बी चेंज्ड एंड कलर डिफरेंटली। अब जो एनए है वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लास्ट में जाकर के कलर भी करवा लेती है। उसका मानना यह है कि अगर वो मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद में अगर मैं कलर डिफरेंट करवा लूंगी तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो इसके बाद में जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि दिस शोज दैट द एनए थिंक्स दैट द एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में आया है कि व्हाई डू यंग मैन लव एंड फॉर एवर नॉट फॉर हर सेल्फ। कि भैया जो यंग मैन होते हैं, जो जवान होते हैं, वो एनए को क्यों प्यार करते हैं जबकि हर सेल्फ जो एलोन है उसको नहीं करते। तो इसका आंसर हमारे पास में यही रहेगा कि एनए इज सो ब्यूटीफुल दैट नो मैन इज कैपेबल ऑफ इग्नोरिंग हर एक्सटर्नल ब्यूटी एंड लुकिंग इनसाइड हर रियल नेचर। समझ रहे हैं कि वो कहना ये चाहती है कि भैया वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उसको देख करके कोई भी जो आदमी है वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता, और जो उसका रियल नेचर है इसीलिए उसके रियल नेचर को इग्नोर कर देते हैं। एंड हर अट्रैक्टिव एक्सटर्नल फीचर्स स्टॉप्स द मैन फ्रॉम नोइंग हर फ्रॉम द रियल पर्सन। दिस इज व्हाट दैट मेक्स द स्पीकर सेज दैट द यंग मैन लव्स एंड फॉरएवर नॉट फॉर हरसेल्फ एलोन। तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है। द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एरर करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें समझ में नहीं आती कि कौन सा एरर है, कौन सा करेक्शन है, कैसे करना है। तो आज आपको एक प्रॉपर मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से कि आप आसानी से कर सकते हो। 4 स्टेप रहेंगे जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो फास्टली रिवीजन करते हैं हर एक टॉपिक का, ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए और आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले जो आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो आपको एरर देखना है वो देखना है उसके टेंस के अंदर, क्योंकि जो टेंस आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या फिर पास्ट टेंस है। तो अब सबसे पहला जो आपका एरर हो सकता है वो हो सकता है वर्ब के अंदर, जैसे कि प्रेजेंट में फर्स्ट वर्ब है या नहीं है, फिर पास्ट के अंदर सेकंड वर्ब, फ्यूचर के अंदर थर्ड वर्ब। ये सबसे पहले आपको देखना है, ये आइडेंटिफाई करना होगा कि टेंस कौन सा है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको देखना है वो देखनी है उसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो अगला एरर होता है एग्जाम में वो होता है हेल्पिंग वर्ब में। जैसे कि अगर सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस केस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इज, वाज, वर होनी चाहिए। और अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो उस केस के अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होनी चाहिए आर, वर, हैव। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर और एग्जामिनर यहीं भी कंफ्यूज करेगा आपको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसी के साथ में एक नोट करके मैंने यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वो ये है कि यहां पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में अगर ईएस जुड़ रहा है तो वो किसके लिए यूज में लेते हैं, वो यूज में लेते हैं सिंगुलर के लिए। ये बात ध्यान रहे कि अगर जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि मेरा नाम है आयुष, तो ठीक है, आयुष के साथ में क्या आएगा, डज आएगा या फिर डू आएगा, इसके बाद में नॉट स्टडी। ठीक है, आप जल्दी से मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि आयुष डज स्टडी आएगा या आयुष डोंट स्टडी आएगा। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से जल्दी से बताइए। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा लॉजिक है कि आयुष कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब एक सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब आएगी, वो आएगी यहाँ पर कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो सिंगुलर के लिए क्या होगा, वो होगा डस। तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। और अब इसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि विल को कहां पे यूज में लेना है। विल को यूज में लेना ध्यान रखना, क्योंकि कई बार में इसमें कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता कि विल यूज में लिया क्या ये लेते हो। विल वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि सभी पर्सन के लिए हम लोग यूज में ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के केस के अंदर, जैसे कि ही शी विल या फिर यू विल। तो इस केस के अंदर हम लोग इसको विल को यूज में लेते हैं। और वहीं पर ही जो शैल होता है, विल और शैल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको दिखेगा कि शैल या फिर विल में से क्या लिखूं। तो आपको ध्यान रहे कि जो शैल है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें यूज में होगा, फर्स्ट पर्सन के केस में ही यूज होगा। खास करके हम लोग जब इसमें सजेशन बता रहे होते हैं तो उस केस के अंदर हम लोग शैल को यूज में लेते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है प्रीपोजिशन। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कैसे आएगा भैया, क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रीपोजिशंस के ऊपर बेस्ड आ जाते हैं, सीबीएसई आउट ऑफ द सिलेबस दे देता है, तो आपको भी थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि ये जो एट है ये कहां पे यूज में लिया जाता है। एट को हम लोग यूज में लेते हैं किसी भी एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, कि हम लोग किसी एक डेफिनेट टाइम को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि 6 o'clock, ये क्या है, एक डेफिनेट टाइम है, तो उसके लिए हम लोग एट यूज में लेते हैं। और वहीं पर ये जो इन होता है, इनको हम लोग डिनोट करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि मतलब 6 साल 7 साल 6 घंटे 8 घंटे, तो इसके लिए हम लोग इसे यूज में लेते हैं। जैसे कि इसको हम किसी कंट्री के लिए भी यूज में ले सकते हैं, जैसे कि आई लिव इन इंडिया। और उसी के साथ में एक बात और ध्यान रखना कि इन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है, कंट्री के लिए या फिर बिग टाउन के लिए। अगर आप किसी विलेज वगैरह की बात कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको क्या यूज में लेना है, एट उसमें यूज में लेना है। फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा कि सिंस हम लोग कहां पे यूज में लेंगे, तो सिंस को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि हमें टाइम को डिनोट करना होता है। जैसे कि हम जैसे किसी ब्रांड का आपने देखा होगा कि सिंस 1960, तो वहां पर क्या है, वो एक टाइम को डिनोट करेंगे, भाई इस टाइम से है, जैसे कि 6 साल 7 साल, अगर इस तरीके का टाइम है तो उसके लिए हम लोग सिंस यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है हमारे पास में फ्रॉम। अब फ्रॉम को कहां पे यूज में लोगे, तो फ्रॉम में और सिंस में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो फ्रॉम होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम टाइम बोल रहे हैं तो वहां पे फ्रॉम आता है। जैसे कि इसकी एक और चीज है याद रखने की, कि डिनोटेड बाय द टाइम फॉलोड बाय टू अंटिल या फिर टिल, अगर इनमें से कोई शब्द है तो वहां पे फ्रॉम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है कि आई गो टू जिम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो यहां पे फ्रॉम इसलिए यूज में लिया गया क्योंकि हमें दो टाइम दिए हुए, एक ए पॉइंट है जो कि मंडे है, सेकंड है वो बी पॉइंट है जो कि फ्राइडे। ये मंथ भी हो सकता है, ये आर भी हो सकते हैं, फिर ये ईयर भी हो सकते हैं, तो इस केस के अंदर हम लोग फ्रॉम को यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं ना, इसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आपको ए को याद रखना है कि किसके लिए यूज में लिया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में होते हैं। और जो एन होता है इसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है विद वोवल साउंड, वोवल रहेंगे ए ई आई ओ यू। ध्यान रहे कि यहां पर वोवल साउंड के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर कि आपको लगेगा कि यार ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन उनका जो साउंड रहता है वो वोवल का रहता है। तो इसलिए एक बार अगर आपको लगे कि हाँ इसमें एरर है, तो आप एक बार उसे पढ़ करके देख लेना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है कि कोई भी एक सर्टेन एक्सप्रेशन अगर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक्सप्रेशन में हम लोग बताते हैं, जैसे कि एन आर एगो, तो यहां पर आर ई के आगे एन इसलिए है क्योंकि यहां पर साउंड किसका है, ओ का, तो इसीलिए क्या है एन आर एगो। फिर उसके बाद में आता है एन ओनली चाइल्ड, और फिर इसके बाद में आता है एन ओनली चाइल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, बस इसमें तो सिंपल सा कौन मतलब कि वोवल साउंड था जिस वजह से हो गया। फिर उसके बाद में आता है द में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका कंफ्यूजन आपको दूर रखना है। तो द आप लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि कोई एक स्पेसिफिक थिंग या फिर एक यूनिक नाउन की बात करी जा रही है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक इकलौती चीज है दुनिया के अंदर, तो उसके लिए आप लोग द यूज में लेंगे। या फिर किसी भी एक होल क्लास या फिर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप लोग द को यूज में लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है कि पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे ए आएगा या फिर यहां पे द आएगा। थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाओ और कमेंट करके बताओ कि भैया ए आएगा या फिर द आएगा, क्योंकि पेंगुइन देखो सिंगुलर है, काउंटेबल है, और क्या ये यूनिक है, नहीं भाई बहुत सारी पेंगुइन्स हैं, तो यहां पे क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए ए। ठीक है, तो जिसका भी ए आंसर है वो एकदम से गलत है। अब ऐसा इसलिए है, ध्यान रहे एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहां पर बात करी जा रही है पेंगुइन क्या है, पूरी पूरी क्लास एक ग्रुप की बात करी जा रही है, तो इसी वजह से क्या आएगा यहां पे द आएगा, क्योंकि एक फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में बात करी जा रही है जिसके अंदर एक ग्रुप की अगर बात करी जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है द। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी कुछ मॉडल वर्ब से, जो कि आपको याद रहेगी। जैसे कि सबसे पहले कि कुड, कुड को कहां पे यूज में लिया जाएगा, कुड को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि एबिलिटी या फिर एनी पॉसिबिलिटी इन पास्ट के भी किसी काम के होने की पास्ट के अंदर अगर पॉसिबिलिटी थी या फिर उसकी एबिलिटी थी, वहां पर कुड को यूज में लेते हैं। मस्ट को यूज में लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। और एक और नोट करके इंपॉर्टेंट बात है, ये 2000 का जो नोट है जो बैन हो गया था, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, वो ये है कि अगर एग्जाम के अंदर आपको दिख रहा है आइदर और तो उसके साथ में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है, क्योंकि इसके अंदर दो इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज में ली जाती है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें कहा गया है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिव टू अ मैन। अब यहां पे आपको निकालना है कि क्या इसका एरर होगा, क्या इसका करेक्शन होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आप इसमें आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा टेंस है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू अ मैन, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप टेंस को आइडेंटिफाई करते हो। तो यहां पर आपको पता लगेगा ये कौन सा है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पास्ट से चलता हुआ है और प्रेजेंट तक आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। सिंपल भाषा के अंदर समझा आपने। तो अब जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था याद करो, वो क्या था कि हमें वर्ब को चेक करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन सी वर्ब को यूज में लेते हैं, तो यहां पे आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आप देखोगे कि लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिव। अब यहां पर गिव कौन सी वर्ब है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमें कौन सी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया एरर। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया गिव, और इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गिवन, इसका करेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एनिमल्स डज नॉट पजेस दिस गिफ्ट बट दे हैव। ठीक है, अब हमें इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। इसके अंदर कहा गया कि एनिमल्स डज नॉट पजेस दिस गिफ्ट बट दे हैव। तो यहां पे सबसे पहले हमारा काम क्या था कि वर्ब हमें ढूंढे। तो वर्ब यहां पर क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसकी वर्ब में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसके हेल्पिंग वर्ब के ऊपर चलते। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कि एनिमल्स डज नॉट। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उस केस के अंदर हम लोग डज को यूज में लेते हैं, लेकिन यहां पर
एनिमल्स कैसे प्लूरल, तो इसलिए डज यहां पर क्या हो गया, वो हो गया एरर, और इसका करेक्शन क्या हो गया, वो गया डू। इस तरीके से आपको देखना है। अब इसके बाद में आता है इसका थर्ड सेंटेंस, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि देयर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले इसके अंदर चेक करनी होगी वर्ब, तो भैया वर्ब इसमें एकदम से करेक्ट है। फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब भी देखनी होगी, हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो और क्या हो सकता है। इसके बाद में आपको जाना होता है मॉडल्स के ऊपर, प्रीपोजिशंस के ऊपर, प्रोनाउंस के ऊपर भी। तो अब यहां पर जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, ये है यहाँ पे आप देखोगे कि देयर है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि देयर को कहां पे यूज में लिया जाता है और इसकी जगह पर क्या आएगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि देयर ओन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, तो मतलब यहां पर क्या है कि उनको बिलोंग अगर कोई चीज कर रही है, तो यहां पे हम लोग जो प्रोनाउन यूज में लेते हैं उसका नाम ध्यान रखिएगा, वो होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद में आपको क्या बात इसमें ध्यान रखनी है, पजेसिव प्रोनाउन होता है तो देयर की जगह पे क्या आएगा आपके पास में, यहां पे आ जाएगा दियर, जो कि आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन हम थोड़े टफ क्वेश्चंस करते ताकि आप एग्जाम के लिए एकदम से प्रिपेयर हो जाओ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी इट रन्स अवे, तो अब यहां पर आपको देखना होगा कि सबसे पहला हमारा वही है कि हम सबसे पहले देखेंगे इसकी वर्ब, तो सबसे पहले आप इसकी वर्ब देखोगे, वर्ब आपको निकालनी आनी चाहिए कि व्हेन अ रैबिट सी, तो यहां पर क्या है, वर्ब क्या है, वो है सी, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर, और जो वर्ब है वो कैसी है, वो है प्लूरल, क्योंकि अगर सिंगुलर होती तो उसके साथ में सीज आता, तो इसीलिए यहां पे ध्यान रहे कि यहां पर क्या है, एरर है वो है सी, और इसका करेक्शन जो हो जाएगा वो जाएगा सीज, इसका करेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इनटू इट्स होल एंड इट्स टेल व्हिच वाज व्हाइट, ठीक है, कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसके बाद में है कि इनटू इट्स होल एंड इट्स टेल व्हिच वाज व्हाइट। तो अब यहां पे आपको ध्यान रहे कि अब ये जो सेंटेंस है किस में जा रहा है, तो यहां पे जब आप देखोगे कि व्हिच वाज व्हाइट एंड बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स, तो यहां पे आपको पता होना चाहिए ये जो टेंस है, अब इसके अंदर ये टेंस चेंज हो चुका है, तो यहां पे जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम है, जिस वजह से क्या होगा, वॉज को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे इसमें। और फिर इसके बाद में इसके आगे वाला सेंटेंस ये है कि एन अनदर रैबिट सीज इट एंड दे रन्स टू। अब देखो यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसमें जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल्स भी दिख रहे हैं, आपको वर्ब भी दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले फोकस देखना है कि आर्टिकल क्या यहां पे सही यूज में लिया गया है। तो आप बोलोगे कि एन अदर रैबिट्स, तो यहां पर एन के सही है क्योंकि यहां पर ओ आ रहा है, मतलब अदर के लिए तो एन ही आएगा ना, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर कोई एक स्पेसिफिक थिंग या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी जाती है तो वहां पर एन नहीं आता, इसलिए यहां पे एन एरर है और द इसका करेक्शन हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि सी इट एंड दे रन्स टू, तो अब यहां पर फिर से वही बात है कि रैबिट्स की बात करी जा रही है और यहां पर रन्स लिखा जा रहा है, तो रन्स कौन सी वर्ब है, वो है हमारे पास में सिंगुलर वर्ब है, हमें प्लूरल वर्ब यूज में लेनी होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो एरर हो जाएगा, वो जाएगा रन्स, और इसका करेक्शन हो जाएगा, वो जाएगा रन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि गांधी जी एल्डर ब्रदर ऑलवेज वियर एन गोल्डन बैंगल ऑन हिज आर्म। तो अब आपको सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा वर्ब, मतलब कि कौन सा टेंस है, फिर उसके बाद में आप इसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो टेंस है ये कौन सा टेंस है, ये आपको दिख रहा है कि भाई ये तो पास्ट टेंस है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेक करोगे तो गांधी जी एल्डर ब्रदर ऑलवेज वियर, तो ये यहां पर वर्ब है, और वर्ब कौन सी है, वर्ब पास्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन यहां पर कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया एरर। तो आप लिखेंगे कि यहां पे हो गया वियर, तो हो गया इसका एरर, और इसका हो जाएगा करेक्शन, हो जाएगा वॉर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि एन, अगला जो सेंटेंस है उसमें दिया गया कि एन गोल्डन बैंगल ऑन हिज आर्म वंस ही गॉट, तो ठीक है। अब आप इसको देखो इसके अंदर क्या एरर हो सकता है, तो आप देखोगे कि वंस ही गॉट, ये भी एकदम से सही हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर इसके बाद में जो हमारा रहता है हम आर्टिकल्स या फिर हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, तो यहां पे जब आप आर्टिकल्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एन आ रहा है, किसके साथ में आ रहा है, गोल्डन बैंगल के साथ में आ रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस था कि भाई यहां पर तो एन आना था, इसका करेक्शन हो जाना था, वो जाना था। फिर इसके बाद में इसका अगला सेंटेंस आता है, तो इसके अगले सेंटेंस में कहा गया कि वंस ही गॉट इनटू डेप्थ ही डिडंट न्यू व्हाट टू डू अबाउट इट। तो अब यहां पर जब आप देखोगे तो आपको इसके अंदर टेंस भी सब कुछ सही लगेगा, आप हेल्पिंग वर्ब भी चेक करोगे वो भी आपको सही लगेगी, और सब कुछ आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जस्ट जो प्रॉब्लम है वो है यहां पर इसकी किसमें, प्रीपोजिशन में। तो प्रीपोजिशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, वो है कि यहां पर ये जो टू है ये क्या होता है, ये होती है एक एडवर्ब होती है। तो क्या एडवर्ब को यहां पे यूज में लिया जाता है, एडवर्ब को यहां पे यूज में नहीं लेते, जैसे कि हम लोग एज वेल एज की किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं कि यू टू आल्सो गो, तो एज वेल एज की जगह पे इसको यूज में लेते हैं, या फिर उन केस के अंदर हम लोग इसे यूज में लेते हैं। तो अब यहां पर टू क्या यहां पे यूज में आएगा, नहीं, तो यहां पर यूज में आएगी वो आएगी प्रीपोजिशन, तो टू का करेक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा टू, जो कि प्रीपोजिशन है। और फिर इसके बाद वाला सेंटेंस देखो, तो इसके बाद वाले सेंटेंस में कहा गया है कि एट लास्ट ही थॉट टू क्लिप अ बिट आउट ऑफ हर बैंगल बट सेल इट। तो अब यहां पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब को देखना है, टेंस को देखना है, उसकी वर्ब को देखना है, हेल्पिंग वर्ब को देखना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर एट लास्ट ही थॉट, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में टू क्लिप अ बिट आउट ऑफ हर, तो यहां पे क्या आना चाहिए, हर, इसका एरर हो गया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हर नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पे आना चाहिए, वो आना चाहिए हिज, ठीक है। अगर मान लो कि ये ही की जगह पे शी होता तो क्या ये हर जो है एरर होता, नहीं होता, जब ये एकदम से सही हो जाता। फिर उसके बाद में जो अगला आता है, अगले के अंदर हमसे कहा गया कि गांधी जी वॉज इन द नोन ऑफ हिज सीक्रेट एंड ही हेल्प्ड हिज ब्रदर एट हिज प्लान। तो अब देखिए यहां पे, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका ये जो ई वाला सेंटेंस है इसमें क्या क्या एरर हो सकता है। तो आप देखेंगे कि बट सेल इट बैंगल बट सेल इट, तो अब यहां पर बट जो है वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। कंजक्शन मतलब कि दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, लेकिन यहां पर क्या दो सेंटेंस अलग अलग है, नहीं भाई। तो यहां पर क्या आएगा कि बट इसमें एरर हो गया और इसका जो करेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टू, इसका एकदम से सही करेक्शन हो जाएगा क्योंकि यहां पे प्रीपोजिशन आएगी। फिर उसके बाद में गांधी जी वाज द नोन ऑफ हिज सीक्रेट एंड ही हेल्प्ड हिज ब्रदर एट हिज प्लान। तो क्या एट आएगा, एट यहां पे यूज में नहीं लिया जाता। मैंने आपको बताया था कि एट को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पर हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, मेनली टाइम के बारे में आता है। तो एट को यहां पे यूज में लेंगे, नहीं लेंगे। तो एट की जगह पे क्या आएगा कि उसके प्लान में हेल्प करी थी, तो एट इसमें एरर हो गया, प्लान में हेल्प करी थी, तो इन इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आप लोग मेरे को जी वाले का अभी के अभी वीडियो रोक करके कमेंट बताओ
कि क्या इसका एरर है और क्या इसका करेक्शन है। अब चलते हैं हम लोग और